यह एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं, बल्कि निर्णयों से बनती है। जो चीज शांति से शुरू होती है, वह जल्द ही एक ऐसी चीज में तब्दील हो जाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 121 अध्याय 116 हिसाब चुकता करना, दुगुनी लंबाई। क्यूई युन ने विनम्रता से हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, निर्देशक झांग, आप बहुत दयालु हैं। मैं संयोगवश इस स्थिति में आ गया, मुझे मदद करके खुशी हुई। मुख्य रूप से आपके पुलिस सहयोगियों के प्रभावी प्रयासों से ही भगोड़े को आसानी से पकड़ा जा सका। झांग दयोंग दिल खोलकर हंस पड़ी, तुम्हें वाकई बात करने का तरीका आता है। क्या आप आज मुझसे किसी खास काम से मिलने आए हैं? ची युन ने झट से अपना सिर हिलाया, नहीं, वास्तव में नहीं, मैं बस आपसे मिलना और आपको जानना चाहता था। यह सुनकर झांग दयोंग को राहत महसूस हुई। उसने अपनी घड़ी देखी, लगभग खाने का समय हो गया है। क्या मैं आपको भोजन कराकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका दे सकता हूँ? मुझे बाद में कुछ काम है। चलो कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। क्यूई युन को यह सुझाव सुनकर खुशी हुई और उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है। हाँ, चलो फिर चलते हैं। हालांकि पुलिस कैंटीन का खाना बाहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खाने से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम यह साफ सुथरा और स्वच्छ तो है और स्वाद भी बुरा नहीं है। भोजन के दौरान दोनों ने निजी जीवन के बारे में बातचीत की और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। एक साधारण रात्रि भोज के बाद क्यूई युन ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया और विदा ले ली। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पिछली घटना ने न केवल उन्हें 50,000 युआन का इनाम दिलाया, बल्कि पुलिस ब्यूरो के एक उप निदेशक से उनका परिचय भी करा दिया। घर लौटने पर चूंकि कल से स्कूल शुरू होने वाला था, इसलिए छोटी बच्ची जल्दी सो गई थी और झाओ किंग सोफे पर अकेले टीवी देख रही थी। कल रात की उनकी कड़ी मेहनत के फलस्वरूप झाओ किंग ने आज उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। अंदर आते ही तुरंत उनका अभिवादन किया और उनका कोट ले लिया। आप वापस आ गए हैं। क्यूई युन ने उसके गाल पर एक चुंबन दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने रात का खाना खा लिया? हमने बहुत पहले खाना खा लिया था, झाओ किंग ने कोट टांगते हुए जवाब दिया। फिर क्यूई युन उसके साथ सोफे पर बैठ गया और झाओ किंग ने कॉफी टेबल पर रखी फलों की प्लेट से उसे सेब का एक टुकड़ा दिया। इन दिनों तुम किस काम में व्यस्त रहते हो? जल्दी निकल जाते हो और देर से लौटते हो। ची युन ने सेब का एक टुकड़ा खाया, उसे ध्यान से चबाया और कहा, पैसे कमाने में व्यस्त रहो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। झाओ किंग की आंखें चमक उठीं और वह उससे लिपट गई। हम्मा, ठीक है। बात कुछ इस तरह है, मेरे पास एक उल्कापिंड है। ची युन ने कहानी सुनाना शुरू किया। तो एक विकल्प है 2 मिलियन मूल्य का घर, जबकि दूसरा है इसे देश को दान कर देना। आप क्या चुनेंगे? जैसे जैसे वह सुन रही थी, झाओ किंग के चेहरे के भाव बदलते रहे। ची युन ने अपनी बात समाप्त करने के बाद धीरे से अपने होंठ दबाए, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यह आपके विचार पर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है कि भविष्य की आर्थिक स्थिति सुरक्षित है, तो आप इसे देश को दान करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी उस स्थिति में नहीं हैं, तो आपको पहले हमारे घर के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर क्यूई युन का चेहरा मुस्कान से खिल उठा और उसने झाओ किंग को फिर से चूमा। तुम्हारी सोच मेरी सोच से पूरी तरह मेल खाती है। बस करो, झाओ किंग ने शरारती अंदाज में उसे धक्का देते हुए कहा। तुम्हारे शरीर से धुएं की बदबू आ रही है, जाओ नहा लो। क्यूई युन मुस्कुराई, उठी और बाथरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद जब कामुकता का एक और दौर चला, तो उसने अपनी कमर पकड़ी, बालकनी में गया और एक सिगरेट जलाई। जैसे ही उसने राख झाड़ने के लिए अपना सिर नीचे किया, उसने देखा कि सिगरेट के टुकड़ों को रखने वाली मिनरल वाटर की बोतल गायब हो गई थी और उसकी जगह एक अनोखी शैली की एशट्रे रखी हुई थी। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए अपने सामने की स्क्रीन की ओर देखा। आज की इंटेल एक लाल यू किक्सवान ने आपके इरादों की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है और वे एक नई योजना पर चर्चा कर रहे हैं। आज की इंटेल 2 लाल जिया जी ने मसाज पार्लर बंद कर दिया है और ओल्ड वांग के साथ रह रही है। इस फैसले से जियापिंग गांव के कई लोग खेद व्यक्त कर रहे हैं। आज की इंटेल 3 रेड यिंगफेंग बिल्डिंग के बॉस लियाओ गुप्त रूप से विदेशी खरीदारों के संपर्क में हैं और संदिग्ध कांस्य कलाकृतियों के एक जत्थे को सामान्य प्राचीन वस्तुओं के बीच छिपाकर देश से बाहर तस्करी करने की योजना बना रहे हैं, जिसके महत्वपूर्ण सबूत स्टोर के फर्श के नीचे एक गुप्त डिब्बे में छिपे हुए हैं।
पहली दो सूचनाओं की सामग्री तो अपेक्षित थी, लेकिन तीसरी सूचना दिलचस्प थी कि बॉस लियाओ ने पहले ही शी फेंग को फंसा लिया था, जो उससे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था, और अब आखिरकार उसे वह अवसर मिल गया था। अगले दिन क्यूई युन ने सुबह जल्दी नाश्ता तैयार किया और झाओ किंग और उनकी बेटी के खाने के बाद वे किंडरगार्टन चले गए, जिससे उसे बेटी को छोड़ने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। क्यूई युन ने आराम से अपना नाश्ता समाप्त किया और फिर एंटीक स्ट्रीट पर स्थित क्यूयुए पैवेलियन की ओर गाड़ी चलाई। शी फेंग दुकान में अपने कीमती सामान की सफाई कर रहा था और जब उसने क्यूई युन को अंदर आते देखा तो वह मुस्कुराया। तुम आजकल अक्सर मेरी दुकान पर आते हो, क्या तुम मेरे लिए फिर से कुछ अच्छा लाए हो? क्यूई युन एक कुर्सी पर बैठ गया, सिगरेट जलाई और जवाब दिया, कुछ खास नहीं, लेकिन मेरे पास एक खबर है जो शायद आप जानना चाहें। शी फेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं, उसने झटपट कपड़ा नीचे रख दिया और क्यूई युन के करीब जाकर बोला, क्या खबर है? जल्दी बताओ। शी युन ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और मेज पर उल्टे पड़े चाय के कप की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी नहीं है, पहले बैठ जाओ। शी फेंग ने मुस्कुराते हुए चाय के लिए पानी उबालना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद चाय तैयार होने पर क्यूई युन ने एक घूंट लिया और धीरे से कहा, मैंने कुछ सुना है, यिंगफेंग बिल्डिंग के बॉस लियाओ, जिन्होंने पिछली बार तुम्हारा इंतजाम किया था, हाल ही में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। शी फेंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह बदमाश, मैंने अभी तक उससे पिछली बार का हिसाब नहीं चुकाया है। अब उसकी क्या योजना है? शी युन ने अपनी चाय का कप नीचे रख दिया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने गुप्त रूप से विदेशी खरीदारों से संपर्क किया है और संदिग्ध कांस्य कलाकृतियों के एक जत्थे को सामान्य प्राचीन वस्तुओं के बीच छिपाकर देश से बाहर तस्करी करने की योजना बना रहा है। शी फेंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने मेज पर जोर से हाथ पटका। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई गद्दारी करने की? आपको यह जानकारी कहां से मिली? क्या यह सही है? क्यूई युन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह कहां से आया है यह मत पूछो, यह निश्चित रूप से भरोसेमंद है। शी फेंग गुस्से से लबालब खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और वह दुकान में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। कुछ देर बाद वह रुका और क्यूई युन की ओर देखकर बोला, वे सौदा कब करने की योजना बना रहे हैं? उनका तरीका क्या है? मैं सीधे पुलिस में उसकी शिकायत करूंगा। क्यूई युन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आह भरी, मुझे उन विवरणों के बारे में नहीं पता। शी फेंग ने तुरंत भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह पेचीदा मामला है, सबूत के बिना इसकी रिपोर्ट करने से शायद ज्यादा फायदा न हो। शी युन ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पास एक योजना है, हम इसे इस तरह कर सकते हैं। यह सुनकर शी फेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या यह कारगर होगा? अगर उसे भनक लग गई तो क्या वह इसे हम पर ही उल्टा नहीं डाल देगा? शी युन ने एक और सिगरेट जलाई और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए कहा, इसीलिए आपको किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है और पुलिस ब्यूरो में मेरे संपर्क हैं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। शी फेंग ने एक पल सोचा, फिर दांत पीसते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारा और कहा, ठीक है, चलो करते हैं, मैं किसी को ढूंढ लूंगा। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है, तो तुम इसे संभाल लो, मैं आज रात तुमसे मिलने वापस आऊंगी। उसने शी फेंग के साथ जिस योजना पर चर्चा की थी उसे पिछली रात सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था, जिसका एक उद्देश्य शी फेंग को बॉस लियाओ से बदला लेने में मदद करना था और दूसरा उसकी उपलब्धियों में योगदान देकर झांग दयों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना था। एंटीक स्ट्रीट से निकलकर क्यूई युन ओल्ड वांग का हालचाल जानने के लिए शिया पिंग गांव गई। शिया जी की सावधानी पूर्वक देखभाल में बूढ़ा व्यक्ति फिर से जीवंत दिखने लगा और उसने अपना पूर्व विद्रोही बॉस जैसा व्यवहार पुनः प्राप्त कर लिया। यह देखकर कि वह ठीक है, क्यूई युन ज्यादा देर नहीं रुका, कुछ बातें की और चला गया। उसके जाने के बाद पीले बालों वाला एक युवक हिचकिचाते हुए ओल्ड वांग के पास पहुंचा। बूढ़े वांग ने अधीरता से उसकी ओर देखा और कहा, सीधे सीधे कहो, घुमा फिराकर बात करना बंद करो। युवक ने अपना सिर खुजाया और बुदबुदाया, दरअसल पिछली बार भाई क्यूई जो दवा अस्पताल लाए थे वह काफी कीमती थी। मैंने डॉक्टर को यह कहते हुए सुना कि आपके पास जो आधी गोली बची थी उसे अस्पताल ने 300,000 में खरीदा था। बूढ़े वांग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या 300,000? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे पास बैठी एक बिल्ली चौंककर उछल पड़ी। ओल्ड वांग की प्रतिक्रिया देखकर वह युवक भयभीत हो गया और पीछे हटते हुए सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैंने डॉक्टर को यही कहते सुना था, इसलिए शायद आपको भविष्य में भाई क्यूई के साथ अधिक विनम्रता से पेश आना चाहिए। बूढ़ा वांग कुर्सी पर पीछे की ओर लुढ़क गया और बुदबुदाते हुए बोला, 300,000 और तुमने मुझे 2,000 बताया था। इसी बीच क्यूई युन न्यू यूनिवर्सिटी के बगल में स्थित चाय घर की ओर गाड़ी चला रहा था। यू किशुआन ने पहले ही फोन करके उसे एक और चर्चा के लिए आने को कहा था। अगले अध्याय के लिए बने रहें। अध्याय 122 से 117 चोरों को पकड़ना, दुगुनी लंबाई। अध्याय 122 अध्याय 117 चोरों को पकड़ना, दुगुना संस्करण।
माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। यह अध्याय कल का है, आज रात और अपडेट आएंगे। बूथ के अंदर वेई जुएमिन और यू किशुआन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। ची युन ने अपने चेहरे पर क्षमा प्रार्थी मुस्कान लिए हुए दोनों बुजुर्गों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों को इंतजार कराने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। वेई जुएमिन ने हाथ हिलाते हुए उन्हें एक कप चाय दी और कहा, हम अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। क्यूई युन ने उन्हें धन्यवाद दिया, बैठ गई, चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया, फिर कुछ नहीं कहा और दूसरे पक्ष के पहले बोलने का इंतजार करने लगी। वेई जुएमिन और यू किशुआन ने एक दूसरे की ओर देखा और यू किशुआन ने चुप्पी तोड़ी। कि युन, हमने कल संबंधित विभागों से फिर से बातचीत की। इस बार हम कुछ नए विचार लेकर आए हैं। उम्मीद है कि हम आपसे इस पर आगे चर्चा करेंगे। यू किशुआन का लहजा गंभीर था। क्यूई युन ने हल्के से सिर हिलाकर दूसरे व्यक्ति को बात जारी रखने का संकेत दिया। बात यह है, मैंने पिछली बार भी आपसे इसका जिक्र किया था। अभी अभी नया साल खत्म हुआ है और विभिन्न विभागों के पास फंड काफी कम हैं। कई विभागों के प्रयासों के बाद हम किसी तरह 600,000 जुटा पाए हैं। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष एजेंसी के पारिवारिक प्रांगण में 50 वर्ग मीटर की एक दुकान है जिसका किरायानामा अभी अभी समाप्त हुआ है। पहले इसे 120,000 प्रति वर्ष के किराए पर दिया जाता था और अब अंतरिक्ष एजेंसी इसे आपको 10 वर्षों के लिए मुफ्त में किराए पर देने को तैयार है। यह वही नतीजा है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया है। इस स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? यू किशुआन के बोलने के बाद उसने एक और अस्वीकृति के डर से क्यूई युन को ध्यान से देखा। हालांकि यह सुनकर क्यूई युन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। दुकान का 10 साल का किराया 12 लाख रुपए बनता है, साथ ही 6 लाख रुपए नकद भी देने होंगे। यह रकम 20 लाख रुपए से बहुत दूर नहीं लगती। लेकिन आंगन में बनी दुकान का क्या करें? उनके पास व्यापार करने की ऊर्जा नहीं है, झंझट के लायक नहीं है। अगर इसे किराए पर भी दिया जाए तो भी लागत निकालने में 10 साल लग जाएंगे, जो वास्तव में घाटे का सौदा होगा। इसलिए जैसे ही उसने यह शर्त सुनी, उसने इसे दिल से अस्वीकार कर दिया। ची युन ने चाय का कप नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी लाचारी झलक रही थी और उसने धीरे से कहा, डायरेक्टर यू, श्री वेई, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपने इस पर बहुत सोच विचार किया है, लेकिन यह दुकान मेरे लिए सचमुच काफी बेकार है। यह सुनकर यू किशुआन के चेहरे पर थोड़ी घबराहट झलक उठी। यह ऊपर से सीधा सौंपा गया कार्य था और इसे पूरा करना ही था। वह एक बार फिर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन क्यूई युन ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, निर्देशक यू, जल्दी मत कीजिए, मेरे पास भी एक प्रस्ताव है, क्यों न आप उसे सुने। यू किशुआन और वेई जुएमिन ने एक दूसरे की ओर देखा, उम्मीद से भरे भावों के साथ जल्दी से सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। क्यूई युन ने अपना गला साफ किया, उसका चेहरा गंभीर था और उसने कहा, मैं 600,000 की कीमत स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन दुकान की बात करें तो मुझे वह नहीं चाहिए। हालांकि मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगले 3 सालों में संग्रहालय और अंतरिक्ष एजेंसी आदि द्वारा बेचे जाने वाले टिकटों के पीछे मेरे हॉट पॉट रेस्टोरेंट का विज्ञापन छपा होना चाहिए। बेशक विज्ञापन के डिजाइन का खर्च मैं स्वयं वहन करूंगा। यह सुनकर वेई जुएमिन और यू किशुआन दोनों ही अचंभित रह गए, क्योंकि उन्हें दूसरे पक्ष से इस तरह के अनुरोध की उम्मीद नहीं थी। यू किशुआन ने भौहें चढ़ा लीं और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ समझाया कि युन, तुम्हारा विचार वाकई अनोखा है, लेकिन टिकटों के पीछे विज्ञापन छापने के लिए भी कई विभागों के साथ समन्वय करना पड़ता है, जिसमें विज्ञापन अनुमोदन, आयोजन स्थल की छवि और कई अन्य मुद्दे शामिल होते हैं। इसे हासिल करना शायद इतना आसान नहीं है। यह सुनकर क्यूई युन अधीर नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की लेते हुए बोले, निर्देशक यू, मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह मेरी सबसे बड़ी रियायत है। इसके अलावा मेरे हॉट पॉट रेस्टोरेंट के विज्ञापन की शैली सुरुचिपूर्ण और सरल होगी, जिससे रेस्टोरेंट की समग्र छवि प्रभावित नहीं होगी। इसके विपरीत यह रेस्टोरेंट में जीवंतता का भाव भी जोड़ सकता है, जिससे आगंतुकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा। यह हम दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। वेई जुएमिन ने सहमति में सिर हिलाया, यह सही है, क्यूई युन की हालत कोई अतिरंजित स्थिति नहीं है। हर चीज का फायदा आप नहीं उठा सकते। कुछ देर सोचने के बाद यू किशुआन ने कहा, ठीक है क्यूई युन, मैं आपके प्रस्ताव की सही सी जानकारी संबंधित विभागों को दे दूंगी, लेकिन इसे मंजूरी मिलेगी या नहीं, यह उनकी चर्चा के नतीजों पर निर्भर करेगा। क्यूई युन ने तुरंत कहा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैंने यह योजना न केवल राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देने के लिए प्रस्तावित की है, बल्कि अपने व्यवसाय के लिए कुछ अवसर तलाशने के लिए भी। आखिरकार मुझे अपने परिवार और खुद के भविष्य के बारे में भी सोचना है। उन्होंने जो कहा वह बहुत ही सच्चा था, उसमें पाखंड का कोई अंश नहीं था। इस योजना पर उन्होंने पिछली रात काफी सोच विचार किया था और लाओ फेंग से इस बारे में चर्चा भी की थी, जिन्होंने भी इसे एक अच्छा विचार माना था, जिससे हॉट पॉट रेस्टोरेंट में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ आ सकती है।
हालांकि क्यूई युन के लिए लाभ अभी भी संपत्ति के एक बड़े हिस्से के बराबर नहीं है, लेकिन देशभक्त दिल किसका नहीं होगा। यू किशवान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं समझ गई, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगी। चाय घर से निकलने के बाद क्यूई युन वान के हवेली लौट आया, कार पार्क की और अपनी बेटी और झाओ किंग को घर ले जाने के लिए तैयार होकर किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। स्कूल की छुट्टी का समय लगभग हो चुका था और कई अभिभावक किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर जमा थे। बच्चे धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। इसी क्षण क्यूई युन ने कुछ दूरी पर एक पुरुष और एक महिला को देखा। पुरुष के पास कैमरा था और महिला के पास माइक्रोफोन, दोनों के सीने पर किसी टीवी स्टेशन के बैज लटके हुए थे। उन्होंने एक अधेड़ उम्र की महिला से संपर्क किया और कहा, हे अभिभावक नमस्कार, हम एक्स टीवी स्टेशन के बच्चों के कार्यक्रम समूह से हैं। आपका बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, क्या आप हमारे टीवी कार्यक्रम में आना चाहेंगे? एक तरफ खड़े क्यूई युन ने इसे स्पष्ट रूप से सुना और सोचा, क्या उसने इस तरह की पिच पहले कभी ऑनलाइन नहीं देखी है। अध्याय 123 से 117 चोरों को पकड़ना। दुगुनी लंबाई। अध्याय 123 अध्याय 117 चोरों को पकड़ना। दुगुना संस्करण। अधेड़ उम्र की महिला थोड़ी उलझन में थी और उसने संदेह भरे लहजे में पूछा, टेलीविजन पर? जी हाँ, हम बच्चों के कार्यक्रम की टीम से हैं। उस युवती ने अपने गले में लटके वर्क बैज को दिखाते हुए कहा, देखिए, यह हमारा वर्क बैज है। आपका बच्चा बहुत प्यारा है और हम फिलहाल बाल कलाकारों के चयन का कार्यक्रम चला रहे हैं। मुझे लगता है कि वह इसके लिए बहुत उपयुक्त है। क्या आप उसे टेलीविजन पर देखना चाहेंगे? ठीक है, कर दूंगी। अधेड़ उम्र की महिला एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। आखिरकार अपने बच्चे को टेलीविजन पर देखना ज्यादातर माता पिता के लिए खुशी की बात होगी। हालांकि वह तुरंत फिर से सतर्क हो गई और उसने पूछा, आप लोग मुझे पंजीकरण शुल्क देने के लिए धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? युवती ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए समझाया, निश्चिंत रहें, हम धोखेबाज नहीं हैं और कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है, यह पूरी तरह से मुफ्त है। उसे ऐसा कहते देख अधेड़ उम्र की महिला को राहत महसूस हुई। क्या मेरा बच्चा सचमुच टेलीविजन पर जा सकता है? युवती ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया, उसका चेहरा गर्मजोशी से भरा हुआ था। बिल्कुल, आपका बच्चा कैमरे के सामने स्वाभाविक रूप से एक स्टार है। हमारी कार्यक्रम टीम शहर में काफी मशहूर है और पहले ही कई बाल सितारों को जन्म दे चुकी है। यदि आपका बच्चा हमारी प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में सफल हो जाता है तो वह शो की रिकॉर्डिंग में भाग ले सकता है। कैमरा लिए हुए व्यक्ति ने ठीक समय पर बीच में टोकते हुए कहा, मैडम, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हमारे पास हमारे पिछले एपिसोड के वीडियो हैं जिन्हें आप देख सकती हैं। यह कहते हुए उसने कैमरा नीचे रख दिया, अपने बैग से एक टैबलेट निकाला और कुशलतापूर्वक स्वाइप करके मंच पर बच्चों के गाने और नाचने का एक जीवंत वीडियो चलाया। वीडियो में बच्चे खूबसूरत पोशाकें पहने हुए थे, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और नीचे बैठे दर्शकों की तालियां गड़गड़ा रही थीं। अधेड़ उम्र की महिला की निगाहें स्क्रीन पर टिक गईं, उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। ठीक है, चलिए अपने बच्चे को इसमें शामिल करते हैं। मैं कहाँ पंजीकरण करूं? युवती ने मुड़कर थोड़ी दूर खड़ी एक वैन की ओर इशारा किया जिस पर एक्स टीवी स्टेशन का लोगो लगा हुआ था। आप वहां पंजीकरण करा सकते हैं और हमारे टीवी स्टेशन के कर्मचारी वहां मौजूद हैं। पंजीकरण के बाद अपने बच्चे को प्रारंभिक चयन के लिए सप्ताहांत में टीवी स्टेशन पर ले आएं। अधेड़ उम्र की महिला ने उस दिशा में देखा जहां उसने इशारा किया था, सिर हिलाया और अपने बच्चे का हाथ पकड़कर वैन की ओर चल पड़ी। क्यूई युन ने यह दृश्य देखा और पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आगे क्या होगा। टीवी स्टेशन असली था और कार्यक्रम की टीम भी असली थी। माता पिता अपने बच्चों को प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में ले जाते हैं और वे निश्चित रूप से आसानी से उत्तीर्ण हो जाएंगे, लेकिन बाद की रिकॉर्डिंग में भाग लेने और टेलीविजन पर दिखाई देने के लिए उन्हें कुछ प्रशिक्षण शुल्क, पोशाक शुल्क और मेकअप शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। फिर कुछ समय बाद वह कार्यक्रम एक ऐसे चैनल पर प्रसारित होता था जिसे शायद ही कोई देखता था। इसी समय झाओ किंग नुनवान का हाथ पकड़े हुए किंडरगार्टन से बाहर आई और टीवी स्टेशन के वे दोनों कर्मचारी तुरंत उनके पास पहुंचे। लो अभिभावक, रास्ता छोड़ो, मेरा बच्चा टेलीविजन पर नहीं जाएगा। झाओ किंग ने उनके बोलने का समय पूरा होने से पहले ही हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। युवती और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसी समय क्यूई युन तेजी से आगे बढ़ी, उन्हें रोकते हुए बोली, मैंने कहा था कि मेरा बच्चा टेलीविजन पर नहीं जाएगा। क्या तुम समझ नहीं रही हो? क्या तुम्हें दिन भर ऐसे निर्दयी काम करते हुए शर्म नहीं आती? कैमरा लिए हुए युवती और पुरुष क्यूई युन के प्रभाव से भयभीत हो गए थे और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। क्यूई युन ने ठंडी सी सांस ली और झाओ किंग का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। क्या आपके किंडरगार्टन में इस बारे में कुछ नहीं किया जाता? झाओ किंग ने बेबसी से आह भरी, प्रधानाचार्य इसे संभालना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें ऐसा करने नहीं देते। वे हर सेमेस्टर की शुरुआत में यहाँ आकर धोखा देते हैं।
क्यूई युन ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि ऐसी परिस्थितियां कुछ हद तक असहाय थीं। भले ही उन धोखे में आए माता पिता को बाद में इस बात का एहसास हो जाए, लेकिन बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार उनका बच्चा टेलीविजन पर दिखाई दिया था। घर लौटकर क्यूई युन रसोई में रात का खाना बनाने में जुट गई और जल्द ही मेज पर एक शानदार भोजन परोसा गया। तीनों मेज के चारों ओर बैठ गए और छोटी लड़की ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और गर्व से क्यूई युन से कहा, पापा, मैंने आज किंडरगार्टन में बहुत सारे दोस्त बनाए। हम्मा, तुमने बहुत अच्छा किया। प्यारी। ची युन ने अपनी बेटी के सिर पर थपथपाते हुए झाओ किंग की ओर देखा और कहा, मुझे चिंता थी कि उसे नए किंडरगार्टन में ढलने में दिक्कत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। झाओ किंग मुस्कुराई और बोली, वह अब किंडरगार्टन में एक मिलनसार लड़की बन गई है, हर शिक्षक उसे जानता है। ची युन अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बोली, हा हा हा, नुनवान तो कमाल है। तीनों बातचीत कर रहे थे, तभी क्यूई युन की जेब में रखे फोन की घंटी बजी। उसने अपना फोन निकाला और शी फेंग का एक संदेश देखा, जिसमें केवल 4 शब्द थे, जाने के लिए तैयार। झाओ किंग ने अपना सिर घुमाकर पूछा, क्या हो रहा है? ची युन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, खाना खत्म करो और फिर तुम बच्चे को सुला दो, मुझे बाहर जाना है। झाओ किंग ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, इतनी रात को किस लिए बाहर जा रहे हो? चोर को पकड़ने के लिए। क्यूई युन ने उसे एक रहस्यमयी मुस्कान दी। आधे घंटे बाद क्यूई युन ने BMW 5 सीरीज को एंटीक स्ट्रीट के अंत में पार्क किया और फिर पास में ही खड़ी शी फेंग की कार की ओर चली गई। स्थिति क्या है? शी फेंग ने समय देखने के लिए अपना हाथ उठाया और जवाब दिया, मैं अभी 3 मिनट पहले ही अंदर गया था। क्यूई युन ने सिर हिलाया और चुपचाप इंतजार करने लगी। उसकी योजना थी कि वह शी फेंग के साथ यहीं इंतजार करे और चोर को पकड़ ले। जब वह चोर बॉस लियाओ की दुकान से बाहर आता था तो वे संयोगवश वहां से गुजरते थे, चोर को डराकर भगा देते थे और बॉस लियाओ द्वारा कांस्य कलाकृतियों की तस्करी के मुख्य सबूत से भरा एक प्लास्टिक बैग छीन लेते थे। फिर इस सबूत को झांग दयोंग को सौंप दें, जो तस्करी के मामले को सुलझाने के लिए एक टीम का नेतृत्व करेंगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था और शी फेंग सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसी क्षण उसके फोन पर एक संदेश आया। उसे पढ़ने के बाद उसने मुड़कर क्यूई युन से कहा, मिल नहीं रहा। क्या यहाँ कोई गुप्त कक्ष हो सकता है? फर्श और आसपास की जगहें जांच लो, क्यूई युन ने जवाब दिया। शी फेंग ने सिर हिलाया और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगीं। 5 मिनट और बीत गए और शी फेंग के फोन की स्क्रीन फिर से चालू हो गई। सामग्री देखने के बाद उसका मन प्रसन्न हो गया। समझ गया। ची युन तुरंत उठ बैठा, अपनी सीट बेल्ट बांधी और बोला, चलो चलें। अब तुम्हारे चमकने का समय है। कार स्टार्ट हुई, हेडलाइट्स जल उठीं और वह क्यूयूए पैवेलियन की ओर चल पड़ी। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने सामने स्थित यिंगफेंग बिल्डिंग से एक रहस्यमय आकृति को उभरते हुए देखा। शी फेंग ने तुरंत कार रोकी, दरवाजा खोला और चिल्लाकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने सिर पर हुड पहन रखा था। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से चौंक गया था और तुरंत भाग गया। शी फेंग ने आगे बढ़कर उस व्यक्ति की बाह पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति झटक कर दूर हट गया, शी फेंग ने उसके हाथ में मौजूद थैला छीनने में कामयाबी हासिल कर ली। क्यूई युन ने थोड़ी देर से प्रतिक्रिया दी, लेकिन मदद करने के लिए तुरंत कार से बाहर निकल गई। उस व्यक्ति ने दोबारा खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शी फेंग की मजबूत पकड़ देखकर कुछ बार कोशिश करने के बाद और क्यूई युन को आगे की ओर झपट्टा मारते हुए देखकर उन्होंने निर्णायक रूप से बैग वहीं छोड़ दिया और गली के अंत की ओर भाग गए। ची युन ने कुछ कदम आगे बढ़कर पीछा किया, लेकिन दुर्भाग्यवश थकान के कारण वह पीछे रह गया और उसे हार माननी पड़ी। यह सब दुकान के प्रवेश द्वार पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दोनों हांफते हुए क्यूयूए मंडप लौटे और बत्ती जलाने के बाद उन्होंने जल्दी से बैग के अंदर की चीजें जांच लीं। अंदर कांस्य कलाकृतियों की कई तस्वीरें और एक नोटबुक थी। वो कमीना सचमुच गद्दार है। शी फेंग ने दांत पीसते हुए तस्वीरों को देखा। क्यूई युन को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ और उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। हेलो डायरेक्टर झांग, मुझे अभी अभी एक समस्या का सामना करना पड़ा। फोन के दूसरी तरफ झांग दायोंग का चेहरा गंभीर था। ठीक है, मैं तुरंत किसी को भेज दूंगी। कुछ ही देर बाद 2 पुलिस कारें क्यूयूए पैवेलियन के प्रवेश द्वार पर रुक गईं। 6 अधिकारी वाहनों से बाहर निकले और नेता विनम्रतापूर्वक आगे बढ़े और पूछा, श्री क्यूई युन कौन है? ची युन ने उसकी ओर सिर हिलाकर कहा, मैं ची युन हूँ। सब कुछ समझाने के बाद नेता ने उसे धन्यवाद दिया, सबूत लिए और सबसे पहले चले गए। शेष अधिकारी निरीक्षण करने के लिए सामने स्थित यिंगफेंग बिल्डिंग की ओर चल दिए। अगले दिन यिंगफेंग बिल्डिंग के दरवाजे पर 2 बड़ी मुहरें लगाई गईं, जिससे एंटीक स्ट्रीट पर अन्य दुकान मालिकों के बीच जीवंत चर्चाएं छिड़ गईं। कहा जाता है कि बॉस लियाओ को उसी रात चाय पर बातचीत के लिए ले जाया गया था और तब से उन्हें देखा नहीं गया है।
शी फेंग को स्थानीय पुलिस स्टेशन से प्रशस्ति पत्र के साथ साथ उनकी बहादुरी को सम्मानित करने वाला एक बैनर भी मिला। जहां तक चोर की बात है, उनके बेहद पेशेवर तरीके से काम करने और घटनास्थल पर कोई सुराग न छोड़ने के कारण उन्हें पकड़ने की संभावना काफी कम थी। अध्याय 124 से 118 10 लाख का इनाम। दोहरी रिलीज। अध्याय 124 अध्याय 118 10 लाख का इनाम। दोहरी रिलीज। सुबह सुबह क्यूई युन अपने फोन की घंटी बजने की आवाज से जाग गया। हेलो क्यूई युन, कई विभागों ने आपके प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। फोन के दूसरी तरफ यू किशुआन पिछले दिन की तुलना में कहीं अधिक शांत लग रही थी। आज आपके पास कब समय है? आइए औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दें और फिर आप उल्कापिंड हमें सौंप सकते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी हमसे आग्रह कर रही है। क्यूई युन तुरंत अधिक सतर्क हो गया। उसे इस परिणाम की उम्मीद थी। उन्होंने समय देखने के लिए हाथ उठाया और जवाब दिया, हाँ, मेरे लिए लड़ने के लिए धन्यवाद निर्देशक यू। तो चलिए दोपहर 12 बजे मिलते हैं। ठीक है, दोपहर 12 बजे संग्रहालय में मुझसे मिलो। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने गुआंगहुई ग्रुप के लियू शियाओताओ का नंबर डायल किया। हेलो श्रीमान लियू, मुझे खेद है, लेकिन मैं अब आपको वह चंद्र उल्कापिंड नहीं बेच सकता, क्यूई युन ने सीधे सीधे कहा। हूँ लियू शियाओताओ चौंक गई, फिर आश्चर्य से पूछा, क्यों? अगर आप घर के बदले में सौदा करने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो मैं कुछ ही दिनों में आपको 2 मिलियन नकद दे सकती हूँ। क्यूई युन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, माफ कीजिए, यह पैसे का मामला नहीं है। फिर उन्होंने लियू शियाओताओ को संग्रहालय की स्थिति समझाई। यह सुनकर लियू शियाओताओ कुछ पल चुप रहे, फिर अपनी आवाज में कुछ प्रशंसा के साथ उन्होंने कहा, श्रीमान क्यूई, मुझे वास्तव में आपसे ऐसे निर्णय की उम्मीद नहीं थी। सच कहूं तो पहले मुझे लगा था कि मैं वह उल्कापिंड हासिल कर सकता हूं, लेकिन चूंकि आप इसे देश को दान करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। राष्ट्रीय अनुसंधान में इस तरह का योगदान सराहनीय है। ची युन मुस्कुराई और बोली, समझने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम फिर से सहयोग कर सकेंगे। फोन रखने के बाद क्यूई युन जल्दी से उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई। झाओ किंग द्वारा तैयार किया गया नाश्ता मेज पर रखा था। खाते समय उसने आज की रिपोर्टें पढ़ना शुरू किया। आज की खुफिया जानकारी। एक लाल बूढ़े वांग ने छोटे पीले बालों वाले व्यक्ति से अस्पताल को अंगोंग निहुआंग गोली का आधा हिस्सा बेचने का महत्व सीख लिया है और वह उस 3 मंजिला स्वनिर्मित घर का स्वामित्व आपको हस्तांतरित करने की योजना बना रहा है। क्या ये घर मेरे लिए है? बूढ़ा वांग इस बार काफी उदार है। खुफिया जानकारी पढ़ने के बाद क्यूई युन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उस समय उसने बूढ़े वांग को बोझ से बचाने के लिए गोली की कीमत 2000 युआन बताई थी, लेकिन अंत में उसे पता चल ही गया। हालांकि वह निश्चित रूप से घर स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि शुरुआत में वह किसी भी लाभ की तलाश में नहीं था। आज की खुफिया जानकारी 2 नीला काशी का एक कबूतर तोब्रुक गांव के पास घायल हो गया। उसके पैर में लगी रिंग पर मौजूद लोकेशन डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाने के कारण वह काम करना बंद कर दिया है। कबूतर का मालिक उसे ढूंढने वाले को 10 लाख युआन का इनाम दे रहा है। डॉइन खाता। आज की खुफिया जानकारी 3 लाल चेंगदू का एक व्यापारी जंगली तरबूज ऊंची कीमत पर खरीद रहा है। संपर्क नंबर 189xxxx। अनुभव करना 10 लाख। ची युन ने गहरी सांस ली। यह किस तरह का कबूतर है? उसने तुरंत अपने फोन से प्रतिद्वंदी का अकाउंट खोजना शुरू किया। पोस्ट किए गए 2 नवीनतम वीडियो लापता कबूतर के इनाम के बारे में थे। वीडियो में कबूतर की तस्वीर दिखाई गई, जिसके पंख भूरे रंग के थे और पीठ पर कुछ आकृतियां बनी हुई थीं। मालिक के विवरण के अनुसार यह कबूतर गैबी नस्ल का था, जिसका अर्थ है कि इसकी वंशावली असाधारण थी और इसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते थे। अब इस कबूतर को ढूंढने वाले को 10 लाख युआन का इनाम मिलेगा। क्यूई युन ने उस यूजर के अन्य वीडियो देखे और पाया कि वीडियो का मालिक एक मोटा ताजा उइघुर व्यक्ति था, जो काफी अमीर लग रहा था। वह मर्सिडीज में बैग चला रहा था, जिससे लग रहा था कि वह एक व्यवसायी है। अगर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भी दूं, तो भी मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढ निकालूंगा, चाहे वह डायनासोर ही क्यों न हो। जहां तक तीसरी जानकारी की बात है, उसने उनका ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जंगली तरबूज, जिसे केपर के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर सुनसान पहाड़ी ढलानों या गोबी रेगिस्तान में उगता है और ये दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाले जीव हैं। कुछ साल पहले उन्होंने उन्हें कुछ बार देखा था, लेकिन अब वे तेजी से दुर्लभ होते जा रहे थे।
जहां तक ऑनलाइन 10 युआन प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाले उन जानवरों की बात है तो यह कहना मुश्किल था कि वे वास्तव में जंगली थे या नहीं। जल्दी से नाश्ता करने के बाद क्यूई युन ने अलमारी से चंद्र उल्कापिंड निकाला और उसे अपने बैग में रख लिया। फिर सीधे संग्रहालय के लिए गाड़ी चला दी। वह कामकाजी दिन था और संग्रहालय में ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे ही कर्मचारियों को पता चला कि वह यू किशुआन को ढूंढ रहे हैं, वे उन्हें सीधे तीसरी मंजिल पर स्थित एक कार्यालय में ले गए। दफ्तर का दरवाजा आधा बंद था। क्यूई युन ने विनम्रता से दरवाजे पर दस्तक दी और यू किशुआन के कृपया अंदर आइए के निमंत्रण को सुनकर वह अंदर चले गए। यू किशुआन अपनी डेस्क पर बैठकर दस्तावेजों के ढेर की समीक्षा कर रहा था। क्यूई युन को अंदर आते देख उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई चीजें नीचे रख दी और उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। आप यहाँ हैं, बैठ जाइए। यू किशुआन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्हें एक कप चाय दी। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। आप एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे और उल्कापिंड आधिकारिक तौर पर संग्रहालय का हो जाएगा। जहां तक 60,000 युआन के मुआवजे की बात है, वह आपको 15 दिनों के भीतर संग्रहालय द्वारा दे दिया जाएगा। उन्होंने मेज से एक फोल्डर उठाया और उसे ची युन को सौंप दिया। क्यूई युन ने फोल्डर उठाया, ध्यान से उसके पन्ने पलटे और कोई समस्या न देखकर उसने हस्ताक्षर करने और अपना उंगली का निशान छोड़ने के लिए एक पेन उठाया। हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने अपनी प्रति अपने बैग में रख दी। फिर चंद्र उल्कापिंड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। निर्देशक यू, क्या आप उल्कापिंड की एक बार फिर जांच करना चाहते हैं? यू किशुआन ने उससे माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस एक बार देखना था, बस एक नियमित जांच थी, कोई बात नहीं। क्यूई युन मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, मैं समझ गई, आप आगे बढ़िए। ठीक है, पहले चाय पी लो। यू किशुआन ने मेज से उल्कापिंड उठाते हुए कहा और अपनी मेज के पीछे जाकर उसकी जांच करने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने आवर्धक लेंस नीचे रख दिया और उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उल्कापिंड एकदम सही है, यह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। आपका दान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालय की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अध्याय 125 से 118 10 लाख का इनाम। दोहरी रिलीज। अध्याय 125 अध्याय 118 10 लाख का इनाम। दोहरी रिलीज। क्यूई युन ने उन्हें हाथ हिलाकर कहा, निदेशक यू, आप बहुत विनम्र हैं। राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देना मेरे लिए सम्मान की बात है। हाँ, थोड़ी देर में एक छोटा सा दान समारोह होगा जिसमें आपके कुछ मिनट लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। क्यूई युन शुरू में मना करना चाहता था, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही इस तरह से बात कह दी थी, इसलिए मना करना काफी असभ्य लगता, इसलिए उसे सहमत होना पड़ा। जरूर, मैं आपके काम में जरूर सहयोग करूंगा। कुछ ही देर बाद संग्रहालय का एक कर्मचारी बाहर से अंदर आया। निर्देशक यू, सब कुछ तैयार है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यू किशुआन ने उस व्यक्ति को सिर हिलाकर सहमति दी और फिर क्यूई युन की ओर देखकर बोली, क्या हम चलें? ठीक है। दान समारोह एक विशाल सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया था, जिसे कुछ फूलों और बैनरों से सजाया गया था, जो काफी औपचारिक प्रतीत हो रहा था। संग्रहालय के कर्मचारियों के अलावा कई लोग कैमरे लेकर भी मौजूद थे। यू किशुआन सबके सामने खड़ी हुई। उसने अपना गला साफ किया और फिर कुछ औपचारिक शब्द कहे। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सामना हुआ और क्यूई युन मंच पर चढ़ गईं। यू किशुआन ने क्यू युन से हाथ मिलाया और उन्हें एक दान प्रमाण पत्र देते हुए कहा, श्री क्यू युन, यह हमारे संग्रहालय की ओर से एक दान प्रमाण पत्र है। आपके उदार कार्य के लिए एक बार फिर धन्यवाद। कैमरे का फोकस इसी क्षण पर केंद्रित हो गया और क्यूई युन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। संग्रहालय से निकलने के बाद क्यूई युन झोंग रुई को कार्यालय से लेने के लिए गाड़ी चलाकर गई और फिर वे कुछ मछली पकड़ने के जाल खरीदने के लिए बाजार गए और उसके बाद टोब्रुक शहर की ओर रवाना हो गए। इस यात्रा में हम एक कबूतर पकड़ने जा रहे हैं। अगर हमें वह मिल जाए तो उसके साथ नरमी से पेश आना और उसे चोट न पहुंचाना, क्यूई युन ने गाड़ी चलाते हुए समझाया। समझ गया बॉस। झोंग रुई ने सहमति में सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। टोब्रुक कस्बा काफी बड़ा था। वे दोनों आधे घंटे से अधिक समय तक उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क पर यात्रा करने के बाद यिनमाइली गांव के पास पहुंचे। क्यूई युन ने कार को एक सुनसान मिट्टी की ईंटों से बने मकान के बगल में खड़ा किया और उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग जाल लेकर तलाशी शुरू कर दी। कबूतर भूरे रंग का है। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कभी भी फोन पर संपर्क कर सकते हैं। समझा। ची युन गांव के उत्तर की ओर चलने लगी और रास्ते भर आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन करती रही। सड़क के किनारे गिरे हुए पत्तों से ढके चिनार के पेड़ों की कतारें थीं, संभवतः कबूतर के छिपने की जगह। चलते समय वह जमीन पर किसी भी पंख या अन्य सुराग की तलाश में ध्यान दे रहा था। 40 मिनट से अधिक समय तक खोज करने के बाद एक बड़ी झाड़ी के पास से गुजरते समय उसे एक धीमी सी कुकड़ू जैसी आवाज सुनाई दी।
तनाव महसूस करते हुए क्यूई युन धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा और अनजाने में जाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने सावधानी पूर्वक शाखाओं और पत्तियों को हटाकर अंदर देखा। अगले ही पल उसे पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंखों वाला एक तीतर झाड़ियों से अचानक बाहर निकला। चिंता के अचानक प्रकट होने से चौंककर क्यूई युन का जाल अनायास ही हिल गया। खुद को शांत करते हुए उसने निराशा से अपना सिर हिलाया, यह सोचकर कि उसे कबूतर मिल गया है, लेकिन वह तो सिर्फ एक तीतर निकला। यह एक ऐसी चीज थी जिसे वह अपने गृहनगर में अक्सर खाया करता था, और अब यह अचानक द्वितीय श्रेणी का संरक्षित पशु बन गया है। इससे छेड़छाड़ न करना ही बेहतर है, इससे छेड़छाड़ न करना ही बेहतर है। समय तेजी से दोपहर में बदल गया और आसमान में अंधेरा छाने लगा। क्यूई युन ने गांव के आधे से अधिक हिस्से को छान मारा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली, एक भी पंख नहीं, कबूतर तो दूर की बात है। झोंगरुई को भी यही परिणाम मिले। दोनों ने अनिच्छा से आज का काम यहीं समाप्त करने और कल वापस आने की योजना बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि घायल कबूतर कुछ और दिनों तक जीवित रहेगा और भूख से नहीं मरेगा। क्यूई युन द्वारा झोंगरुई को छोड़ने के तुरंत बाद उसकी जेब में फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखने पर उसने झांग दयोंग का नाम देखा। हे क्यूई युन, कल रात की मदद के लिए धन्यवाद। झांग दयोंग की आवाज में उत्साह की झलक थी। कहे शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं, क्यूई युन हंसते हुए बोला और सिर हिलाते हुए बोला, क्या मामला सुलझ गया? झांग दायोंग जानती थी कि वह तस्करी के मामले के बारे में पूछ रहा था, न कि चोरी के मामले के बारे में। मामला सुलझ गया। उस व्यक्ति ने सब कुछ कबूल कर लिया। इसमें 50 मिलियन से अधिक मूल्य की 12 कांस्य कलाकृतियां शामिल थीं। यह सुनकर क्यूई युन ने हैरानी से कहा, 50 मिलियन? यह तो वाकई बहुत साहसिक कदम है। बिल्कुल सही, यहाँ तक कि शहर के नेताओं को भी सतर्क कर दिया गया था। झांग दयोंग ने दूसरी तरफ से टिप्पणी की, इस बार आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। क्यूई युन बात समझ गया। ऐसा लगता है कि इस बार दूसरे पक्ष ने काफी साख हासिल कर ली थी और उसके प्रति सद्भावना दिखाने लगा था। उन्होंने पुलिस को सीधे रिपोर्ट करने के बजाय उन्हें सूचित करने का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वे यही बयान देना चाहते थे। हाँ, एहसान जैसी कोई चीज नहीं होती, यह तो हमारा कर्तव्य है, क्यूई युन ने विनम्रता से जवाब दिया। झांग दयोंग दिल खोलकर हंसी, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बाद में खाना खिलाऊं? इस बार कैंटीन में नहीं, बल्कि कहीं बाहर। हाँ, मैं भी अभी कुछ खाने ही वाला था, क्यूई युन ने जवाब दिया। तो आप कोई जगह चुन लीजिए, मैं यहाँ नया हूँ और इस इलाके से परिचित नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको बाद में लोकेशन भेज दूंगा। फोन रखने के बाद क्यूई युन के होठों पर मुस्कान आ गई। सबसे पहले उन्होंने झाओ किंग को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने उसे बताया कि वह रात के खाने के लिए घर पर नहीं होगा। फिर इस बारे में सोच विचार करने के बाद उसने ओल्ड फेंग के हॉटपॉट रेस्टोरेंट का पता झांग दयोंग को भेज दिया। आधे घंटे से भी अधिक समय बाद क्यूई युन सबसे पहले हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंची। दाईं ओर स्थित हाल ही में अधिग्रहित दुकान का नवीनीकरण किया गया था। उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया गया था और वह पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। ची युन सीधे काउंटर पर गई और सिर झुकाए व्यस्त बैठे ओल्ड फेंग से बोली, व्यापार तो काफी अच्छा चल रहा है ना? बूढ़े फेंग ने ऊपर देखा और उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अध्याय 126 से 118 10 लाख का इनाम। दोहरी रिलीज। अध्याय 126 अध्याय 118 10 लाख का इनाम। दोहरी रिलीज। क्या मैं किसी दोस्त को खाने पर बुला रहा हूँ? कोने वाली मेज पहले से ही बुक है। नहीं, बूढ़े फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो मैं इसे तुम्हारे लिए साफ कर देता हूँ। दोनों कोने में जाकर बैठ गए। ओल्ड फेंग मेज साफ करते हुए बोले, हमारे खाते में अब पैसे हैं, मैं महीने के अंत में तुम्हें हिस्सा देने की योजना बना रहा हूँ। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बस कह देना। क्यूई युन ने एक सिगरेट निकाली, उसे एक सिगरेट दी, उसे जलाया और एक कश लेने के बाद अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास अभी भी पैसे हैं। बूढ़े फेंग ने सिगरेट ली, उसे जलाया, एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे धुएं के छल्ले उड़ाते हुए कहा, ठीक है, एक और बात है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। क्या बात? बस बता दो, क्यूई युन ने उसकी ओर देखकर पूछा। बूढ़े फेंग ने दुकान में चारों ओर नजर घुमाई और कहा, देखो अभी कारोबार काफी अच्छा चल रहा है। तुमने विज्ञापन के लिए पैसे लगाए हैं, क्या हमें थोड़ा विस्तार करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इस पर क्यूई युन मुस्कुराई और बोली, इस बारे में फैसला आप कर सकते हैं। अगर पैसों की कमी हुई तो मैं कुछ और पैसे दे दूंगी। बूढ़े फेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह पैसे की बात नहीं है, यह दुकान हम तीनों के बीच का कारोबार है, मुझे पहले आप दोनों से सलाह लेनी होगी। यह सुनकर क्यूई युन ने सिर हिलाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैं विस्तार के विचार से सहमत हूँ। व्यापार दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है और अधिक विज्ञापन से हम और अधिक ग्राहकों की उम्मीद कर सकते हैं। यह जगह वाकई थोड़ी छोटी पड़ रही है।
जहां तक विस्तार करने की बात है तो आपको ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि अब आपके पास अधिक अनुभव है। यह सुनकर बूढ़े फेंग ने अपनी बाह थपथ पाई और कहा, ठीक है, भाई पेंग के भी वही विचार हैं जो आपके हैं। मैं आज रात इस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लूंगा। जब वे बातें कर रहे थे तभी झांग दयोंग दरवाजे से अंदर आ गई। क्यूई युन ने जल्दी से उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस इशारे को देखकर झांग दयोंग पास आ गई। निर्देशक झांग, क्या गर्मागर्म खाना ठीक रहेगा? क्यूई युन उनका अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। जरूर, झांग दयोंग मुस्कुराई, मुझे यह जगह बहुत पसंद है। यह जगह अच्छी है और यहाँ की खुशबू लाजवाब है। क्यूई युन को राहत महसूस हुई और मुस्कुराते हुए उसने ओल्ड फेंग से परिचय कराया। ओल्ड फेंग, ये हैं निदेशक झांग। निर्देशक झांग, ये ओल्ड फेंग हैं, मेरे दोस्त। ये इस हॉटपॉट रेस्टोरेंट के मालिक हैं। यह सुनकर ओल्ड फेंग ने उत्साहपूर्वक अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, डायरेक्टर झांग, नमस्कार नमस्कार, हमारी छोटी सी दुकान में आपका स्वागत है। झांग दायोंग ने ओल्ड फेंग से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बॉस फेंग, जब कारोबार इतना अच्छा चल रहा है तो स्वाद भी लाजवाब होगा। मैं अब अक्सर आती रहूंगी। बूढ़े फेंग ने उत्सुकता से जवाब दिया, निर्देशक झांग, आपकी यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब से जब भी आप दुकान पर आएं तो इसे घर वापसी समझें। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ संक्षिप्त बातचीत के बाद ओल्ड फेंग रसोई को खाना परोसने का निर्देश देने चला गया। ची युन ने मेज पर रखी चायदानी उठाई और झांग दयोंग के लिए एक कप चाय डाली और अनौपचारिक बातचीत शुरू की। निर्देशक झांग, क्या आप बर्ड सिटी अकेले आए हैं? झांग दयोंग ने कप उठाया, हल्का सा घूंट लिया और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, मेरी पत्नी काम से छुट्टी नहीं ले सकती और बच्चों को स्कूल जाना है। क्यूई युन ने सहमति में सिर हिलाया। निर्देशक झांग, यह आपके लिए काफी कठिन है। जब वे बातचीत कर रहे थे अचानक कोई आया और झांग दयोंग का अभिवादन करते हुए बोला, निर्देशक झांग, आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। झांग दायोंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर नए आने वाले व्यक्ति की ओर देखा और तुरंत अपने मन में कुछ याद किया। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही यह पद संभाला था, इसलिए कई चेहरे उनके लिए अभी तक उतने परिचित नहीं थे। आप रेड स्टार स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के माँ बाओगो हैं, है ना? वह व्यक्ति सुखद आश्चर्य से भर उठा और बार बार सिर हिलाते हुए बोला, जी, निदेशक झांग, मैं रेड स्टार स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से माँ बाओगो हूँ। आपसे यहाँ मिलना कितना सुखद संयोग है। बोलते समय उसकी निगाहें उत्सुकता से क्यूई युन पर टिकी थीं। झांग दायोंग ने उस निगाह को महसूस किया, लेकिन उनका परिचय कराने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, मैं बस एक दोस्त के साथ खाना खा रही हूँ, हम बाद में बात कर सकते हैं। यह सुनकर माँ बाओगो ने तुरंत ही समझदारी से जवाब दिया, ठीक है निदेशक झांग, तो मैं आपके दोस्त के साथ आपके भोजन में खलल नहीं डालूंगी। जब आप खाली होंगे तो मैं आपको काम से जुड़े मामलों की जानकारी दूंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने क्यूई युन को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर जाने के लिए मुड़ गए। पुनश्च एक और अध्याय बाकी है, लेकिन शायद थोड़ा देर हो चुकी है। अध्याय 127 से 119, भेड़बाड़े को पलटना, दुगुनी लंबाई। अध्याय 119, भेड़बाड़े को पलटना, दुगुनी लंबाई। कुछ ही देर में गरमागरम एक बर्तन मेज पर लाया गया, जिसके बाद ताजे मांस और समुद्री भोजन की एक पूरी श्रृंखला मेज पर परोसी गई। यह देखते हुए कि झांग दायोंग को बाद में कुछ काम निपटाने के लिए कार्यालय लौटना था, उन दोनों में से किसी ने भी शराब नहीं पी। क्यूई युन ने गोमांस का एक नरम टुकड़ा उठाया, उसे हल्का पकाने के लिए बर्तन में रखा और कहा, निर्देशक झांग, इस गोमांस को चखिए, लाओ फेंग के यहाँ सभी सामग्रियां बहुत ताजी हैं। झांग दायोंग ने भी गोमांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे पकाने के बाद सॉस में डुबोया और मुंह में चबाते हुए संतुष्टि भरे चेहरे के साथ कहा, हम्म, यह वाकई बहुत अच्छा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा है, उसके पास वाकई बहुत हुनर होगा। क्यूई युन हंसते हुए बोली, अगर आपको पसंद है तो आपको अक्सर आना चाहिए। हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम मुझे आज यहाँ लाए हो, लगता है तुम अपने दोस्त के लिए ग्राहक जुटाने की कोशिश कर रहे हो। भोजन सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ और दोनों पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। खाना खाने के बाद झांग दयोंग ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, लेकिन असल में वह बिल चुकाने के लिए काउंटर पर गए। अप्रत्याशित रूप से लाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इस दुकान का आधा हिस्सा लाओ क्यूई के स्वामित्व में है, इसलिए जब आप दोनों खाने के लिए आएंगे तो भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। झांग दयोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने लाओ फेंग से मजाक में कहा, मैं इस बार तो माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुम मेरा पैसा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं दोबारा आने की हिम्मत नहीं करूंगी। लाओ फेंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, ठीक है निर्देशक झांग, भविष्य में अक्सर आते रहिएगा और मैं आपको छूट दूंगा। खाना खाने के बाद झांग दयोंग गाड़ी चलाकर चले गए और क्यूई युन ने उन्हें कोई अतिरिक्त सदस्यता कार्ड या कुछ भी नहीं दिया।
अलग अलग तरह के लोगों से दोस्ती करने के लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत होती है। कुछ लोग रुचियों को महत्व देते हैं तो कुछ लोग रिश्तों को। क्यूई युन के अनुसार पहला व्यक्ति उपराष्ट्रपति लियू जैसा है, जबकि झांग दायोंग बाद वाली श्रेणी में आती हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करने के लिए अति करने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। जब क्यूई युन घर पहुंचा तो उसकी बेटी पहले ही सो चुकी थी और झाओ किंग फल काटते हुए चेहरे पर मास्क लगा रही थी। तुम वापस आ गए, फिर से हॉट पॉट खाने गए थे? उसने ऊपर देखते हुए पूछा। ची युन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए जूते बदलते हुए बोला, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मेरे एक दोस्त ने हॉट पॉट रेस्टोरेंट खोला है और मैंने उसमें कुछ पैसे लगाए हैं। अगर अगली बार तुम हॉट पॉट खाना चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, स्वाद बहुत बढ़िया है। झाओ किंग की आंखें चमक उठीं और उसने फल काटना बंद कर दिया। सच में? तो मुझे कल इसे चखने के लिए ले चलो, मैंने काफी समय से हॉट पॉट नहीं खाया है। ची युन उसके बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, जरूर, कोई दिक्कत नहीं। झाओ किंग ने केले का एक टुकड़ा उठाया, उसे खिलाया और बेपरवाही से पूछा, आपने कितना निवेश किया? लगभग 10 लाख, क्यूई युन ने उत्तर दिया। 10 लाख? झाओ किंग थोड़ी हैरान हुई और उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्यूई युन ने अपने कान के पास बालों की लट को हटाया और पूछा, हाँ क्यों? झाओ किंग ने अपना सिर हिलाया और उसे गंभीरता से देखने का नाटक करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे यह एहसास नहीं था कि आप काफी अमीर हैं। ची युन को उसकी बातों पर हंसी आ गई और उसने धीरे से उसकी नाक पर थपथपाते हुए कहा, पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारा गुजारा चलाने के लिए काफी होना चाहिए। उनके खाते में फिलहाल करीब 5 लाख रुपए नकद थे, साथ ही संग्रहालय का 6 लाख रुपए का लंबित भुगतान भी था। कुल मिलाकर 11 लाख रुपए हो गए। इसमें स्टॉक खाते में जमा राशि शामिल नहीं है, जिसकी उन्होंने एक दिन पहले जांच की थी। अब बेचने पर उन्हें 2.4 मिलियन मिलेंगे। हॉट पॉट रेस्टोरेंट और 2 फ्रूट सुपरमार्केट से मिलने वाले लाभांश को मिलाकर उनकी वर्तमान आय दिवालिया होने से पहले की तुलना में बहुत कम नहीं है। मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ, झाओ किंग ने ठंडे स्वर में कहा और उसके बेचैन हाथ को दूर धकेलते हुए बोला, जाओ नहा लो, तुम बदबू मार रहे हो। ची युन मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ। आज की जानकारी। एक घायल कबूतर गलती से भेड़ों के बाड़े में घुस गया और भूसे के ढेर में अपना घर बना लिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हम इसे नहीं ढूंढ पाए। बाथरूम में क्यूई युन ने अपनी कमर को सहारा दिया और एक आह भरते हुए अपने सामने लगी लाइट स्क्रीन को देखा तो कबूतर भेड़ों के बाड़े में छिप गया। इससे खोज का दायरा काफी कम हो गया। आज की जानकारी। 2 लाल दिवालिया होने की कगार पर खड़ी एक हर्बल फैक्ट्री के पास 2 टन जंगली तरबूज का भंडार है। आज की सूचना। 3 लाल चांगान भाग गया। झांगलियांग एक बड़े सरगना द्वारा पकड़ा गया और उसे बर्ड सिटी वापस लाया गया। दूसरी जानकारी देखकर ची युन की आंखें चमक उठीं। क्या कल रोंगचेन का कोई व्यापारी जंगली तरबूजों के लिए ऊंची कीमत नहीं दे रहा था? उन्हें बेचकर थोड़ा मुनाफा कमाया जा सकता था। तीसरी जानकारी के बारे में तो वह बस चुपचाप झांगलियांग के लिए शोक मना सकता था। यह आदमी तो और दूर भागना भी नहीं जानता। अगले दिन क्यूई युन झोंगरुई के साथ सुबह सुबह टोब्रुक कस्बे के टोब्रुक गांव के लिए रवाना हो गई। हालांकि यह गांव बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें 70 या 80 परिवार रहते हैं और अधिकांश ग्रामीण चीनी भाषा नहीं समझते हैं, जिससे निस्संदेह कबूतर की तलाश में उन्हें और भी कठिनाई हो रही है। पहले परिवार से पूछताछ करने में ही उन्हें 10 मिनट से अधिक समय लग गया। क्यूई युन ने इशारे किए और भेड़ की मिमियाहट की नकल की, जिससे वह बूढ़े उइघुर व्यक्ति को अपना उद्देश्य समझाने में कामयाब रहा, जिसने फिर उन्हें भेड़ के बाड़े में ले गया। हालांकि गहन तलाशी के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। इस तरह से जारी रखना बहुत समय लेने वाला है। क्यूई युन ने कुछ देर सोचा और झोंगरुई को निर्देश दिया, तुम अगले घर में पूछते रहो, मैं देखता हूँ कि क्या मुझे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो चीनी बोलता हो और अनुवादक के रूप में काम कर सके। झोंगरुई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं चलता हूँ। अगर कुछ पता चले तो मुझे बता देना। बोलने के बाद वह अगले घर की ओर चल पड़ा। क्यूई युन ने पूरे गांव में पूछताछ की और कुछ देर बाद आखिरकार गांव के केंद्र में एक छोटी सी दुकान मिल गई। दुकान के प्रवेश द्वार पर मिट्टी के चबूतरे पर बैठा एक युवक अपने फोन से खेल रहा था। क्यूई युन की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से पास आकर बोला, नमस्ते, क्या आप चीनी भाषा बोलते हैं? अध्याय 128 से 119 भेड़शाला की खोज, दुगुनी लंबाई, भाग 2। अध्याय 128 अध्याय 119 भेड़बाड़े की खोज, दुगुनी लंबाई, भाग 2। युवक ने ऊपर देखा, क्यूई युन की ओर एक नजर डाली, सिर हिलाया और जवाब दिया, जरूर, क्या बात है? हालांकि उच्चारण थोड़ा अटपटा था, फिर भी क्यूई युन कम से कम यह समझ सकती थी कि वह क्या कह रहा है। क्या आप मेरी किसी काम में मदद कर सकते हैं? मैं आपको 200 युआन दूंगा, कैसा रहेगा? 200 युआन की बात सुनकर युवक के चेहरे पर तुरंत खुशी के भाव आ गए। जरूर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं एक घायल कबूतर की तलाश कर रहा हूँ।
हो सकता है वह ग्रामीणों के बाड़े में छिपा हो, लेकिन मुझे उनसे संवाद करने में कठिनाई हो रही है। क्या आप अनुवाद करने में मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे खोज के लिए ग्रामीणों के बाड़े तक ले जा सकते हैं? क्यूई युन ने बताया। बिना किसी झिझक के युवक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। ची युन ने तुरंत अपनी जेब से 100 युआन निकाले और उस युवक को देते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले 100 युआन देता हूं, जब हमें वह मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बाकी के 100 युआन दे दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। युवक मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, पैसे लिए और अपनी जेब में रख लिए। क्यूई युन उसे वापस गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित घरों में ले गई, जहां झोंग रुई अभी भी एक बुजुर्ग उइघुर महिला के साथ संवाद करने के लिए संघर्ष कर रहा था। युवक आगे बढ़ा, उसने उइघुर भाषा में महिला से कुछ शब्द कहे और महिला ने सिर हिलाकर पास के एक घर की ओर इशारा किया। क्यूई युन की ओर मुड़ते हुए उस युवक ने कहा, उसने कहा कि उसका भेड़शाला उस घर के पीछे है, हम जाकर देख सकते हैं। क्यूई युन ने बुजुर्ग महिला को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया और फिर झोंग रुई को भेड़शाला की तलाशी लेने के लिए अपने साथ ले गई। इस अनुवादक की मदद से वे बहुत तेजी से खोज कर पाए। 10 से अधिक भेड़बाड़ों की तलाशी लेने के बाद क्यूई युन को अंततः घायल कबूतर भूसे के ढेर के एक कोने में मिला। वह कबूतर वीडियो में दिख रहे कबूतर से लगभग हूबहू मिलता जुलता था। उसके पंख पूरी तरह से भूरे रंग के थे, उसके पंख खून से सने हुए थे और वह भूसे में कमजोर होकर सिकुड़ा हुआ लेटा था। कभी कभी हल्की हल्की गुटरगू की आवाजें निकाल रहा था। ची युन की निगाहें तेज हो गईं और उसने तुरंत झोंग रुई को कार से पिंजरा लाने का निर्देश दिया, जबकि वह धीरे से पास आया और सावधानी पूर्वक कबूतर को अपने हाथों में थाम लिया। कबूतर थोड़ी देर छटपटाया, फिर शांत हो गया। कुछ ही देर में झोंग रुई पिंजरा लेकर आया और क्यूई युन ने कबूतर को उसके अंदर रख दिया और आखिरकार राहत की सांस ली। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, ये लीजिए बाकी के 100 युआन। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक और 100 युआन निकाले और उस युवक को दे दिए। युवक ने चौड़ी मुस्कान के साथ पैसे लिए और भाग गया। क्यूई युन और झोंग रुई वापस उस जगह पर गए जहां उनकी कार खड़ी थी, पिंजरे को यात्री सीट पर रखा और गाड़ी चलाकर चले गए। आधे घंटे बाद कार शहर में दाखिल हुई। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तुम टैक्सी से घर जा सकते हो, याद रखना बाद में मुझे पैसे वापस कर देना। क्यूई युन ने मुड़कर झोंग रुई से कहा। ठीक है बॉस, झोंग रुई ने सिर हिलाया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। वैसे कल और आज के लिए 500 युआन का भत्ता है, महीने के अंत में मुझे याद दिला देना, मैं तुम्हें यह पिछले रेगिस्तानी दौरे के बोनस के साथ दे दूंगा, ची युन ने आगे कहा। यह सुनकर झोंग रुई का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने धन्यवाद में सिर झुकाते हुए कहा, धन्यवाद मालिक, आप बहुत उदार हैं। ठीक है, चापलूसी बंद करो। क्यूई युन ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और गाड़ी चलाकर चली गई। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद उसने गाड़ी को किनारे रोका, अपना फोन निकाला और कबूतर मालिक द्वारा डॉइन वीडियो में छोड़े गए नंबर पर डायल किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने आपका वीडियो देखा, क्या आप कबूतर ढूंढ रहे हैं? मुझे एक कबूतर मिला है जो आपके वीडियो में दिखाए गए कबूतर से मिलता जुलता है। दूसरी तरफ से आवाज तुरंत उत्साहित हो गई, सच में? क्या आप मुझे वीडियो कॉल करके दिखा सकते हैं? क्यूई युन ने पिछली सीट पर रखे पिंजरे को देखा और जवाब दिया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे पाया तो ऐसा लग रहा था कि यह पहले से ही घायल है। घायल है? कृपया एक वीडियो शुरू करें ताकि मैं पुष्टि कर सकूं कि यह मेरा कबूतर है या नहीं। ठीक है, मैं आपको वीचैट पर जोड़ लूंगी, क्यूई युन ने जवाब दिया और फिर फोन काट दिया। इसके बाद उन्होंने मालिक को संपर्क के रूप में जोड़ा और वीडियो कॉल शुरू की। कुछ ही देर में कबूतर के मालिक ने फोन उठाया और स्क्रीन पर पीछे की ओर कंघी किए बालों वाला एक उइघुर अधेड़ व्यक्ति दिखाई दिया। क्यूई युन ने पिंजरे को यात्री सीट पर रखा और कैमरे को अंदर मौजूद कबूतर की ओर घुमाते हुए धीरे धीरे उसे इस तरह घुमाया कि वह व्यक्ति कबूतर को स्पष्ट रूप से देख सके। बस यही है, बिल्कुल यही है, दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति ने उत्साह से कहा। इसके पंख में चोट कैसे लगी? जब मुझे यह मिला तो यह भूसे के ढेर में छिपा हुआ था, मुझे ठीक से नहीं पता कि इसे चोट कैसे लगी, क्यूई युन ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। उस आदमी ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस समय कहाँ हैं? मैं पक्षी बाजार में हूँ। पक्षी बाजार है ना? यह सुनकर उस आदमी ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, एक पल सोचा और फिर बोला, क्या आप इसे पहले पशु चिकित्सक के पास ले जाने में मेरी मदद करेंगे? क्यूई युन ने सिर हिलाया, मैं इसे इलाज के लिए ले सकती हूँ, लेकिन वीडियो में आपने जिस 10 लाख के इनाम का जिक्र किया है, पैसा कोई समस्या नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, अगर आप इलाज के लिए पैसे ले जाने में मेरी मदद करें तो मैं पहले आपको 10,000 युआन भेज सकता हूँ। 10 लाख के इनाम के संबंध में? वह आदमी रुका, थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप पहले कबूतर को हवाई जहाज से काशी भेज सकते हैं और जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको भेज दूंगा। बेशक अगर आपका शेड्यूल अनुमति देता है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी आ सकते हैं और हम आमने सामने लेन देन कर सकते हैं।
क्यूई युन ने स्वाभाविक रूप से बाद वाला विकल्प चुना। वह उस आदमी का नाम तक नहीं जानता था, वह उस पर भरोसा कैसे कर सकता था। हाँ, मेरा शेड्यूल काफी लचीला है, मैं खुद कबूतर पहुंचा सकता हूँ। उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको कबूतर के टीकाकरण प्रमाण पत्र की एक तस्वीर बाद में भेज दूंगा। हवाई जहाज से भेजने के लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है, मैं इसे अभी इलाज के लिए ले जाऊंगा, लेकिन स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल आपको पशु चिकित्सक ढूंढने में मदद कर रहा हूं। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बिल्कुल, मैं अभी आपको 10,000 युआन भेज दूंगा। कॉल समाप्त होने के बाद क्यूई युन ने चल रही स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया और वीडियो को सुरक्षित रखने का पूरा ध्यान रखा। ऐसे मामलों में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना बेहतर होता है। कुछ ही देर में उन्हें वीचैट पर एक और संदेश मिला, जिससे पुष्टि हुई कि उस व्यक्ति ने वास्तव में 10,000 युआन हस्तांतरित कर दिए थे। उनका व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पैसों की कोई चिंता ही न हो। बिना किसी झिझक के क्यूई युन ने पैसे स्वीकार किए और फिर एक पशु चिकित्सालय की ओर चल पड़ी। पूरी जांच के बाद पशु चिकित्सक ने क्यूई युन से कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, मैं इसे अभी घाव के इलाज के लिए ले जाऊंगा। क्यूई युन ने सिर हिलाया और पास में ही इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद पशु चिकित्सक उपचार कक्ष से बाहर आए और बोले, सब हो गया है, घाव को कीटाणुरहित कर दिया गया है, दवा लगा दी गई है और पट्टी बांध दी गई है। उचित देखभाल से यह जल्दी ठीक हो जाएगा। क्यूई युन ने उसे धन्यवाद दिया और पिंजरा ले लिया। वैसे डॉक्टर साहब, क्या कबूतर उड़ने की हालत में है? पशु चिकित्सक ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, एक पल सोचा और जवाब दिया, सैद्धांतिक रूप से चूंकि घाव का अभी अभी इलाज किया गया है, इसलिए उड़ान न भरना ही बेहतर है, ताकि उच्च ऊंचाई के दबाव के कारण घाव फिर से न खुल जाए। क्यूई युन एक पल के लिए रुका। उसने पूछकर, अच्छा किया, अगर उड़ने और व्यापार करने से कबूतर मर जाता तो यह परेशानी वाली बात होती। अस्पताल से निकलने के बाद उन्होंने तुरंत कबूतर के मालिक को फिर से फोन करके स्थिति स्पष्ट की। मालिक ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, क्या आप इसे काशी तक चलाकर ले जा सकते हैं? मैं आपको इसके लिए 20,000 युआन अतिरिक्त दे सकता हूँ। गाड़ी चलाना? काशी की दूरी लगभग 2,000 किलोमीटर थी। यह सोचकर क्यूई युन थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन 10 लाख के इनाम के लिए ऐसा लग रहा था कि इसे सहना असंभव नहीं था। तो उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाएं। कॉल समाप्त होने के बाद उस व्यक्ति ने वास्तव में 20,000 युआन और स्थानांतरित कर दिए। क्यूई युन कार में वापस गई, सिगरेट जलाई और 2-3 कश लिए। अगर वह अकेले गाड़ी चलाता तो 2,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 1.5 दिन लग जाता, इसलिए बेहतर यही था कि गाड़ी चलाने के लिए किसी को साथ ले लिया जाए। इसके अलावा अधिक लोगों के होने से आत्मविश्वास बढ़ता है, खासकर जब किसी लेन देन के लिए दूसरे के क्षेत्र में जाना हो। यह सोचते ही उसके मन में लियू मेंग की लंबी और मजबूत आकृति कौंध गई। लियू मेंग एक अनुभवी, मजबूत और चुस्त दुरुस्त व्यक्ति हैं, जो गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनकी आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त। अध्याय 129 से 120, टूटी हुई कार की खिड़की, 5,000 शब्द। अध्याय 129, अध्याय 120, टूटी हुई कार की खिड़की, 5,000 शब्द। शहर के उत्तर में एक पुराने और एकांत गोदाम के अंदर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भंडारण कक्ष के कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ 2 टन जंगली तरबूज रखे हैं। मैंने इन्हें कुछ साल पहले किसानों से औषधीय प्रयोजनों के लिए खरीदा था। बाद में दवा की बिक्री अच्छी नहीं हुई, इसलिए ये तब से यहीं पड़े हैं। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो मैं इन्हें आपको कम कीमत पर दे सकता हूँ। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि क्यूई युन वर्षों पहले अपनी कंपनी के दिवालिया होने से पहले दिखता था। यह सुनकर ची युन की नजर भंडारगृह के कोने में रखे जंगली तरबूजों के ढेर पर पड़ी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, नीचे बैठ गया और तरबूजों की स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने पाया कि वर्षों से भंडारित होने के बावजूद वे अभी भी अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थे। फिर वह धीरे से खड़ा हुआ, एक सिगरेट निकाली, बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक सिगरेट देते हुए बोला, कुछ मिनट रुकिए, मुझे अपने साथी से एक छोटी सी बात करनी है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया, सिगरेट ली और उसे जलाया, जबकि क्यूई युन ने अपना फोन निकाला, एक तरफ गया और चेंगदू के व्यापारी का नंबर डायल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और दूसरी तरफ से सिचुआन लहजे में एक धारा प्रवाह आवाज आई, अरे कौन है?
हेलो बॉस, मैंने एक दोस्त से सुना है कि आप जंगली तरबूज खरीद रहे हैं, क्या यह सही है? क्यूई युन ने सीधे मुद्दे पर बात की। बिल्कुल। क्या आपके पास कोई है? हाँ, मैंने कुछ साल पहले 2 टन इकट्ठा किया था, जो पूरी तरह से जंगली है। यह सुनकर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति तुरंत उत्साहित हो गया। 2 टन, बहुत बढ़िया, मैं ये सब ले लूंगा। कीमत के बारे में क्या? क्यूई युन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। अच्छा, व्यापारी ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, सच कहूं तो मैं आमतौर पर 80 युआन प्रति किलोग्राम देता हूं। चूंकि आपके पास 2 टन है तो मैं 2 युआन और जोड़ दूंगा, यानी 82 युआन प्रति किलोग्राम। आप इस बारे में कैसे महसूस करते हैं? ची युन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। 2 सेकंड रुकने के बाद उन्होंने कहा, मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूं, कुछ ही मिनटों में आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है, ठीक है। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने अपनी सिगरेट बुझाई और दवा कारखाने के मालिक के पास वापस चला गया। मैं पूरे 2 टन ले लूंगा। आप क्या कीमत दे रहे हैं? फार्मेसी मालिक की आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर वह हिचकिचाया, अपने होंठ दबाए और बोला, भाई, मैं बात को घुमा फिराकर नहीं कहूंगा। जब मैंने ये 2 टन जंगली तरबूज खरीदे थे, तब इनकी कीमत सस्ती नहीं थी। हालांकि ये यहाँ कई सालों से पड़े हैं, लेकिन इससे इनके औषधीय गुणों पर कोई असर नहीं पड़ता। वास्तविक कीमत यह है 98,000 युआन, मैं इससे कम नहीं कर सकता। ची युन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और मन ही मन तेजी से गणना करने लगा। चेंगडू के व्यापारी का भाव 82 युआन प्रति किलोग्राम था, यानी 2 टन के लिए 164,000 युआन। इसमें से 98,000 युआन घटाने के बाद भी मुझे 66,000 युआन का लाभ होगा। यह सौदा फायदे का सौदा है। उसने फार्मेसी मालिक की लाल आंखों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसे एक और सिगरेट देते हुए कहा, 98,000 की चिंता मत करो, मुझे लगता है यह बैच अच्छा है। मैं इसे एक पूर्ण संख्या 1 लाख युआन में पूरा कर देता हूँ। चलो दोस्त बन जाते हैं। मैं भी पहले ऐसी ही स्थिति से गुजर चुका हूँ। बस इसे सहन करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमें सहयोग करने के और अवसर मिलेंगे। इतना कहकर उसने फार्मेसी मालिक के हाथ पर थपथपाया। फार्मेसी मालिक की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने काफी देर तक क्यूई युन को घूरते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, धन्यवाद। शायद उनके लिए अतिरिक्त 2000 युआन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यूई युन द्वारा दिया गया प्रोत्साहन था। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं और मैं थोड़ी देर में ट्रक को इसे लेने के लिए बुला लूंगा। चलो मेरे ऑफिस चलते हैं। इसके बाद फार्मेसी मालिक क्यूई युन को अपने कार्यालय में ले गया। दोनों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद क्यूई युन ने तुरंत फार्मेसी मालिक के खाते में 1 लाख युआन स्थानांतरित कर दिए। इसके बाद वह बाहर गया और उस ड्राइवर को बुलाया जिसने पहले जमे हुए झींगे ढोए थे और उससे माल ढोने में मदद करने के लिए आने को कहा। ट्रक को गोदाम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। फार्मेसी के मालिक ने सामान लोड करने में मदद के लिए 2 कर्मचारियों का इंतजाम भी कर लिया। इस अंतराल के दौरान क्यूई युन ने व्यापार स्थल की पुष्टि करने के लिए एक बार फिर चेंगडू के व्यापारी को फोन किया। सारा सामान लोड हो जाने के बाद क्यूई युन ने ट्रक को अपनी कार के पीछे लगाया और दूसरे गोदाम की ओर चल दिया। वहां चेंगडू का व्यापारी और 2 उघुर मजदूर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सामान पहुंचते ही उन्होंने तुरंत ट्रक से सामान उतारना शुरू कर दिया। मापजोख पूरी होने के बाद दूसरी तरफ से तुरंत भुगतान कर दिया गया। ड्राइवर को पैसे देने के बाद क्यूई युन जल्दी से लियू मेंग के घर की ओर चल पड़ी। लियू मेंग पहले पास के एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि किसी को उसकी मदद की जरूरत है, उसने बिना कुछ कहे सीधे निर्माण स्थल छोड़ दिया और वापस आ गया। क्या हाल है क्यूई? तुम्हें मेरी मदद किस काम में चाहिए? क्यूई युन को कार से उतरते देख आंगन के द्वार पर बैठी लियू मेंग तुरंत उसके पास आ गई। ची युन ने उसकी बाह थपथपाई और मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, क्या मुझे पानी का एक गिलास भी नहीं देंगे? लियू मेंग ने ईमानदारी से हंसते हुए कहा, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। अंदर जाकर बैठने के बाद क्यूई युन ने आखिरकार कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काशी की यात्रा पर चलो। आने जाने में लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे। इस बार मुनाफा कम नहीं है। मैं आपको 5,000 युआन दूंगा। यह सुनकर लियू मेंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और इनकार करते हुए कहा, आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे की बात छोड़िए, मुझे वह नहीं चाहिए। पिछली बार जब वह अस्पताल में भर्ती थे तो क्यूई युन अस्पताल आई थीं और 5,000 युआन छोड़ गई थीं और उन्होंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा था और क्यूई युन से दोबारा पैसे लेना उन्हें अनुचित लगा था। क्यूई युन मुस्कुराया, एक सिगरेट निकाली, उसे देते हुए मजाक में बोला, क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे खाना नहीं खाते? लियू मेंग का चेहरा पल भर में लाल हो गया और वह हकलाते हुए कुछ और कहने की कोशिश करने लगा। ची युन ने सिगरेट जलाई और बीच में टोकने के लिए हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, इस बार मेरा मुनाफा 5,000 युआन से कहीं ज्यादा है। इसे ले लो, वरना अगली बार मुझे तुम्हारी मदद मांगने में हिचकिचाहट होगी। यह सुनकर लियू मेंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं पैसे ले लूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार, ठीक है? तुमने मेरी काफी मदद की है और भाइयों के बीच पैसों की बात करना भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।
ची युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो जल्दी से सामान पैक कर लो, हम थोड़ी देर बाद सीधे निकलेंगे। हम बारी बारी से गाड़ी चलाएंगे ताकि कल सुबह तक काशी पहुंच सकें। अध्याय 130 से 120 टूटी हुई कार की खिड़की 5000 शब्द भाग 2। अध्याय 120 टूटी हुई कार की खिड़की 5000 शब्द भाग 2। लियू मेंग ने तुरंत जवाब दिया, अपने कपड़े बदले और कुछ ही देर बाद एक कैनवास का थैला लेकर बाहर आ गया। बूढ़े क्यूई, मैं तैयार हूं, हम अब रवाना हो सकते हैं। दोनों कार में बैठ गए और क्यूई युन ने कुशलतापूर्वक इंजन स्टार्ट किया और हाईवे के प्रवेश द्वार की ओर चल दी। इससे पहले उन्होंने झाओ किंग को फोन करके बताया कि वे कुछ दिनों के लिए काशी जा रहे हैं। झाओ ने असंतुष्ट होकर बस इतना कहा, आपने आज मुझे हॉटपॉट खिलाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने आगे कोई शिकायत नहीं की और कहा कि वे अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगी। इस दौरान घर में इतनी अच्छी सहायक होने से क्यूई युन के लिए चीजें काफी आसान हो गईं। यात्री सीट पर बैठी लियू मेंग ने पीछे की सीट पर रखे पिंजरे की ओर मुड़कर देखा और पूछा, बूढ़े क्यूई, आप कबूतर क्यों लाए हैं? ची युन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यह यात्रा खास तौर पर इसे पहुंचाने के लिए है। इस कबूतर को कम मत समझो, यह इस कार से कहीं ज्यादा कीमती है। यह सुनकर लियू मेंग ने हैरानी से गहरी सांस ली। हाईवे पर पहुंचते ही क्यूई युन ने क्रूज कंट्रोल चालू कर दिया और 120 किमी घंटे की गति सीमा का पालन किया। पहाड़ी इलाकों में गति फिर से धीमी हो गई और वे आधी रात तक बड़ी मुश्किल से कुएले सर्विस एरिया पहुंच पाए। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले अभी भी 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी थी। सर्विस एरिया में दोनों ने सादा भोजन किया, कार में ईंधन भरवाया और फिर लियू मेंग ने ड्राइविंग की जिम्मेदारी संभाल ली। क्यूई युन यात्री सीट पर पीछे की ओर झुक गई और दिन भर की जानकारी की समीक्षा करने लगी। आज की खुफिया जानकारी एक लाल ओल्ड फेंग ने कल पड़ोसी वयस्क स्टोर के मालिक से संपर्क किया और उनके स्टोर को संभालने में रुचि व्यक्त की। मालिक ने 380,000 का हस्तांतरण शुल्क मांगा, जबकि उसकी वास्तविक मनोवैज्ञानिक कीमत 200,000 है। आज की खुफिया जानकारी 2 लाल झांग दायोंग ने तस्करी के एक मामले को सफलतापूर्वक सुलझाकर एक बड़े व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया है और जल्द ही उन्हें नए जिला शाखा के कार्यकारी उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। आज की खुफिया जानकारी 3 वाइट कल दोपहर नुननुआन को लॉन पर 2000 युआन मूल्य का एक युआन दातों मिला। 3 और सामान्य जानकारी के टुकड़े। क्यूई युन को आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी को युआन दातों जैसा व्यक्ति मिलने का इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने मुस्कुराते हुए ओल्ड फेंग का फोन नंबर डायल किया। नमस्ते ओल्ड क्यूई, तुम क्या कर रहे हो? क्यूई युन ने पूछा। बूढ़े फेंग ने हिसाब किताब की किताब बंद करते हुए कहा, दुकान का काम खत्म कर लिया है, घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्यूई युन ने एक पल सोचा और हिचकिचाते हुए कहा, बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्या आप हॉटपॉट रेस्टोरेंट का विस्तार करने की योजना बना रहे थे? क्या आपकी कोई योजना है? बूढ़े फेंग ने आह भरते हुए कहा, मैंने आज पास की दुकान से पूछा तो उन्होंने ट्रांसफर फीस के तौर पर 380,000 मांगे। मुझे लगता है यह बहुत महंगा है। वह स्टोर कितना बड़ा है? लगभग 90 वर्ग मीटर, आकार काफी उपयुक्त है और किराया हमारे जैसा ही है। ची युन ने सिगरेट का एक कश लिया, थोड़ी देर रुका और फिर बोला, 90 वर्ग मीटर के हिसाब से मुझे लगता है 200,000 ठीक रहेगा। कल फिर से बातचीत करने की कोशिश करो। अगर वे इस कीमत पर सहमत नहीं होते हैं तो हम कहीं और देखेंगे। बूढ़े फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी लगता है कि 200,000 लगभग सही है। मैं कल फिर पूछूंगा। ठीक है, अब फोन रख दो। अगर कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना। क्या आपने सिर्फ इसी के लिए फोन किया था? बूढ़े फेंग ने हैरानी से पूछा। ची युन हंसते हुए बोली, मैं बस आपको याद दिलाना चाहती थी कि अपना ख्याल रखें और अपने शरीर को थकाए नहीं। मैं अब भी आपसे पैसे कमाने में मदद की उम्मीद कर रही हूँ। लियू मेंग ने कुशलतापूर्वक और स्थिरता से गाड़ी चलाई। क्यूई युन ने अपनी सीट पीछे की ओर झुकाई और जल्द ही सो गया। जब वह दोबारा जागा तब तक सुबह हो चुकी थी। अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए वह सीधा बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। राजमार्ग के दोनों ओर अंथीन रेगिस्तान फैले हुए थे, जिनमें कहीं कहीं विरल चिनार के पेड़ दिखाई देते थे। आगे लगे सड़क के बोर्ड पर लिखा था, काशी तक 260 किलोमीटर। क्यूई युन ने लियू मेंग के थके हुए चेहरे की ओर मुड़कर कहा, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे यहाँ से गाड़ी चलाने दीजिए, आप आराम कर लीजिएगा। लियू मेंग ने जिद नहीं की और अगले पेट्रोल पंप पर क्यूई युन के साथ जगह बदल ली। टैंक भरने के बाद कार फिर से चल पड़ी और दोपहर तक वे आखिरकार काशी शहर में प्रवेश कर गए। क्यूई युन ने सड़क किनारे एक होटल ढूंढा, आराम से स्नान किया और फिर लियू मेंग के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए बाहर चली गई। खाने का इंतजार करते हुए उसने कबूतर मालिक को फोन किया और बताया कि वे काशी पहुंच गए हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं तुम्हें स्थान भेज दूंगा, अब कबूतर को यहाँ ले आओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्यूई युन ने सहमति जताते हुए फोन काट दिया।
दोपहर के भोजन के बाद वे वापस कार में बैठ गए और क्यूई युन ने जीपीएस पर भेजे गए स्थान का अनुसरण किया। सड़क के दोनों ओर का नजारा धीरे धीरे हलचल भरे शहर से शांत उपनगरों में बदल गया। कार धीरे धीरे एक कुछ पुरानी गली में आगे बढ़ी, जिसके किनारे विदेशी दिखने वाली जातीय इमारतें और कई विशाल मस्जिदें बनी हुई थीं। क्यूई युन ने जीपीएस पर एक नजर डाली, जिससे पता चला कि वे कुछ 100 मीटर दूर थे। उसने कार को सड़क के किनारे खड़ा किया और लियू मेंग की ओर मुड़कर कहा, भाई मेंग, अगर बाद में कोई विवाद हो तो तुरंत पुलिस को बुला लेना और हाथापाई में न पड़ना। लियू मेंग को कुछ समझ आ गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों न मैं पहले जाकर देख लूं। तुम यहीं रहो। ची युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान रहने के लिए कह दिया था। अब यह कानून द्वारा शासित समाज है, उन्हें परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उन्हें उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, उनकी मुख्य चिंता यह थी कि दूसरा पक्ष पीछे हट सकता है और $10 लाख देने से इनकार कर सकता है। इससे विवाद उत्पन्न हो सकते थे। हालांकि उनके पास सबूत थे, लेकिन ऐसे मामलों का समाधान केवल कानूनी चैनलों के माध्यम से ही किया जा सकता था, जो समय लेने वाला और श्रमसाध्य हो सकता था। गाड़ी चलती रही और थोड़ी देर में एक भव्य दिखने वाले आंगन में पहुंच गई। प्रवेश द्वार के दोनों ओर शहतूत के ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। गाड़ी पार्क करने के बाद क्यूई युन ने पास जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद पारंपरिक जातीय पोशाक पहने एक लंबे कद के अधेड़ व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसकी निगाहें तेज थीं। उसने कुछ पल के लिए क्यूई युन और लियू मे को स्कैन किया और फिर पूछा, क्या कबूतर पहुंचाने वाले आप ही हैं? अध्याय 131 से 120 टूटी हुई कार की खिड़की 5000 शब्द भाग 3। अध्याय 131 अध्याय 120 टूटी हुई कार की खिड़की 5000 शब्द भाग 3। क्यूई युन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, बिल्कुल सही। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ा सा अपना शरीर घुमाया और उन्हें अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, अंदर आइए। जैसे ही वे आंगन में दाखिल हुए, उनके सिर के ऊपर अंगूर की बेलों की कतारें थीं, उनके पैरों के नीचे उत्कृष्ट पत्थर की पटियाएं थीं, चारों ओर अनोखे गमले वाले पौधे रखे हुए थे और छज्जे पर कुछ कबूतर बैठे थे। वे मुख्य घर पहुंचे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर सुंदर कालीन बिछे थे, दीवारों पर चित्रकारी टंगी थी और पीछे की ओर कंघी किए बालों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने फोन में कुछ देख रहा था। वह कबूतरों का मालिक था जिसने पहले क्यूई युन को वीडियो कॉल किया था। जो व्यक्ति क्यूई युन और अन्य लोगों को अंदर लेकर आया था, उसने पीछे की ओर कंघी किए हुए बालों वाले व्यक्ति से कुछ शब्द कहे, जिसने फिर ऊपर देखा और क्यूई युन को बैठने का इशारा किया। कृपया बैठिए। क्यूई युन ने सिर हिलाया और बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली। लियू मेंग एक सतर्क भाव से उसके पीछे खड़ी थी, जो बिल्कुल एक अंगरक्षक की तरह दिख रही थी, जिससे क्यूई युन को एक साथ हंसी और बेबसी दोनों महसूस हो रही थी। बालों को पीछे की ओर कंघी किए हुए उस आदमी ने अपना फोन नीचे रख दिया और उन दोनों को घूरते हुए पूछा, मेरे कबूतर कहाँ हैं? ची युन मुस्कुराई, क्या हमें पहले इनाम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस आदमी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मुझे माफ करना, लेकिन चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं आसानी से भरोसा नहीं कर सकती, क्यूई युन ने सच्चाई से कहा। पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर चंचल भाव थे। आप बिल्कुल ईमानदार हैं। क्यूई युन चुप रहा। उसे लगा कि यह लड़का कल के वीडियो में बनी उसकी छवि से अलग लग रहा था। उस तरह की जल्दबाजी न होने के कारण वह काफी शांत और संयमित दिखाई दिए। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि क्यूई युन उसके क्षेत्र में था, इसलिए वह निडर महसूस कर रहा था? पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस व्यक्ति की निगाहें घूमी। वह मुड़ा और पास खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कुछ शब्द बुदबुदाए, जिसने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर चल दिया। इसके कुछ ही देर बाद दरवाजे के बाहर एक तेज आवाज में कार का अलार्म बजने लगा। ची युन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके पीछे खड़ी लियू मेंग भी तनावग्रस्त हो गई और यह देखने के लिए तैयार थी कि क्या हो रहा है। क्यूई युन ने दबे स्वर में उसकी पैंट का पाव खींचा, जिससे उसे शांत रहने का संकेत मिला। कुछ ही देर बाद बाहर गया अधेड़ उम्र का आदमी अंदर लौटा। क्यूई युन और लियू मेंग पर एक नजर डाली और फिर पीछे की ओर कंघी किए हुए बालों वाले आदमी से कुछ शब्द बुदबुदाए। पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस व्यक्ति ने सुना और क्यूई युन को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। फिर उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इशारा किया, जो समझ गया। बगल के कमरे में गया और एक काला ब्रीफकेस लेकर बाहर आया। उसने ब्रीफकेस को मेज पर रखा, उसे खोला और क्यूई युन की ओर घुमा दिया। अंदर नकदी के ढेर लगे हुए थे। ये लो 10 लाख रुपए नकद, अब ये तुम्हारे हैं। क्या तुम मुझे मेरे कबूतर दे सकते हो? ची युन ने बक्से में रखे पैसों पर एक नजर डाली और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, माफ कीजिए, लेन देन इस तरह नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस व्यक्ति ने गहरी भौहें चढ़ा ली, जिससे स्पष्ट असंतोष झलक रहा था। तो आप यह सौदा कैसे करना चाहते हैं? वह थोड़ा आगे झुका। उसकी निगाहें ची युन पर टिकी हुई थीं।
क्यूई युन ने हाथ जोड़कर शांत भाव से कहा, मुझे उम्मीद है कि हम नोटरी कार्यालय में नोटरीकृत प्रमाण पत्र के साथ लेन देन को सर्वोत्तम तरीके से पूरा कर सकते हैं, तब मैं पैसे लेने की हिम्मत करूंगा और मैं नकद के बजाय ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना पसंद करता हूं। ची युन की बातें सुनकर पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस आदमी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। वह अपनी सीट पर पीछे झुक गया, बाहें मोड़ लीं और ची युन को ध्यान से देखते हुए बोला, तुम तो बड़े सावधान हो। ची युन मुस्कुराई और बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पहले भी धोखा दिया जा चुका है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ, चलिए अब नोटरी कार्यालय चलते हैं। इतना कहकर वह खड़ा हो गया और अपने बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को निर्देश दिया, जो फिर वाहन तैयार करने के लिए बाहर चला गया। वैसे क्या मैं आपका उपनाम पूछ सकता हूँ? क्यूई युन भी खड़ी हो गई और जवाब दिया, मेरा नाम क्यूई युन है। तो श्रीमान क्यूई, चलिए चलते हैं। वे आंगन से बाहर गए और देखा कि दरवाजे पर खड़ी BMW 5 सीरीज कार के आगे और पीछे के शीशे चकनाचूर हो गए थे और कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। लियू मिंग तुरंत नाराज हो गई और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूरते हुए बोली, हमारी कार की खिड़कियां किसने तोड़ी? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, शायद आसपास के शरारती बच्चे होंगे, क्योंकि आपकी कार मेरे दरवाजे पर क्षतिग्रस्त हुई है, इसलिए मैं मरम्मत का खर्च उठाऊंगा। लियू मिंग और कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्यूई युन ने धीरे से उसकी बाह थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो, बस कुछ कांच बदलना है। हालांकि लियू मिंग अभी भी कुछ हद तक असंतुष्ट था, लेकिन क्यूई युन के इशारे को देखकर उसने अपने शब्द वापस ले लिए। इस समय क्यूई युन उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, होटल वापस जाओ और कबूतरों को ले आओ, मैं तुम्हें स्थान भेज दूंगा, कबूतरों को यहाँ ले आना। लियू मिंग ने सिर हिलाया, कार के दरवाजे की ओर मुड़ी और गाड़ी चलाकर चली गई। आपका दोस्त हमारे साथ नहीं आ रहा है? पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस आदमी ने हैरानी से पूछा। क्यूई युन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने उसे पहले कार ठीक करने के लिए भेजा था। पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस व्यक्ति ने हल्की सी हंसी और कुछ नहीं कहा, झुककर बिजनेस कार में बैठ गया। क्यूई युन ने भी उसका अनुसरण किया और अंदर बैठ गई। 1 घंटे बाद नोटरी कार्यालय में नोटरी ने इनाम समझौते को प्रमाणित किया और कुछ प्रमाणित प्रमाण पत्र जारी किए। क्यूई युन ने उनकी जांच की और कोई समस्या नहीं पाई। फिर उसने लियू मेंग के हाथ से पिंजरा लिया और उसे पीछे की ओर कंघी किए हुए बालों वाले आदमी को सौंप दिया। पीछे की ओर कंघी किए हुए बालों वाले उस व्यक्ति ने कबूतरों को उठाया, उनकी जांच की, फिर उन्हें वापस पिंजरे में रख दिया और उसे अपने बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सौंप दिया। कोई बात नहीं, मुझे अपना खाता नंबर दीजिए। क्यूई युन ने तुरंत अपना कार्ड नंबर दूसरे पक्ष को भेज दिया और जल्द ही उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें पुष्टि की गई कि उसके बैंक खाते में $10 लाख जमा हो गए हैं। ठीक है, लेन देन पूरा हो गया, अलविदा। पीछे की ओर कंघी किए बालों वाले उस व्यक्ति ने और कुछ नहीं कहा, बस चंचल मुस्कान बिखेरी। उसके बाद क्यूई युन और लियू मेंग अपनी कार में वापस गए और सीधे चले गए। लियू मेंग यात्री सीट पर बैठी हुई थी और गुस्से से बोली, मैंने पहले ही जांच कर ली थी, डिग्गी भी जबरदस्ती खोली गई थी। उस कमीने ने शायद सोचा होगा कि हमने कार में कबूतर रख दिए हैं, शुक्र है कि आप सतर्क थीं। ची युन ने मुस्कुराते हुए उसे सलाह दी, छोटी सी बात है, वैसे भी हमें पैसे मिल गए हैं, उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम गाड़ी चलाकर वापस नहीं जाएंगे, हम हवाई जहाज से जाएंगे। गाड़ी को बाद में वापस लाने के लिए शिपिंग विभाग को भेज दिया जाएगा। अध्याय 132 से 121 निर्देशांकों को समझना 3:1 में। अध्याय 121 निर्देशांकों को समझना 3:1 में। जैसे ही रात हुई, क्यूई युन और लियू मेंग बिना किसी और अप्रिय घटना के आसानी से वापसी की उड़ान में सवार हो गए। 2 घंटे बाद विमान उतरा और वे सभी अपने अपने घर चले गए। काशी की यात्रा थोड़ी उबड़-खाबड़ थी, लेकिन सौभाग्य से यह रोमांचक थी, खतरनाक नहीं, और वे सफलतापूर्वक 10 लाख का इनाम हासिल करने में कामयाब रहे। क्यूई युन के बैंक खाते में एक बार फिर 2 मिलियन से अधिक राशि जमा हो गई। घर पर झाओ किंग को पता चला कि क्यूई युन आज रात वापस आ जाएगा और उसने शुरू में उसे हवाई अड्डे से लेने की सोची थी, लेकिन क्यूई युन नहीं चाहता था कि वह उसे परेशान करे, इसलिए उसने घर पर एक शानदार रात्रिभोज तैयार किया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही वह झट से दौड़कर उसे खोलने चली गई। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने यात्रा से थके हुए क्यूई युन को देखा। उसके चेहरे पर तुरंत एक चमकदार मुस्कान खिल उठी और वह उसकी बाहों में समा गई। फुसफुसाते हुए बोली, तुम आखिरकार वापस आ गए। ची युन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसकी जानी पहचानी खुशबू की गहरी सांस ली, अपनी थकान को थोड़ा कम महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए गया था, क्या तुम्हें मेरी इतनी याद आई? झाओ किंग ने उसे हल्के से मुक्का मारा और उसके आलिंगन से खुद को छुड़ाते हुए बोली, तुम्हें किसने याद किया? जाओ अपना खाना खाओ।
क्यूई युन उसके विरोधाभासी व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके पीछे पीछे भोजन की मेज पर गई और बैठ गई। मेज गर्मागर्म पकवानों से भरी हुई थी, जिनसे मुंह में पानी लाने वाली सुगंध आ रही थी, और वे सभी उनके पसंदीदा थे। उसके सामने बैठी झाओ किंग ने उसे भोजन करते हुए स्नेह भरी निगाहों से देखा। धीरे खाओ, प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई नहीं है। लगता है तुमने इन दिनों ठीक से खाना नहीं खाया, तुम बहुत पतले दिख रहे हो। क्यूई युन ने हंसते हुए कहा, कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन घर ही वह जगह है जहां सुकून मिलता है। झाओ किंग ने अपनी ठुड्डी हाथों पर टिकाई और सहजता से पूछा, क्या सब कुछ ठीक ठाक रहा? क्यूई युन ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया और कहा, हाँ, काफी आसानी से हो गया, इस बार 10 लाख कमा लिए। यह सुनकर झाओ किंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। 10 लाख? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। झाओ किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन फिर आपको कल मुझे हॉटपॉट खाने के लिए बाहर ले जाना होगा। कोई बात नहीं। क्या आपकी कोई और इच्छा है? मुझे बताइए, मैं सब पूरी कर दूंगा। ची युन ने उदारतापूर्वक हाथ हिलाया। झाओ किंग ने एक छोटी बच्ची की तरह अपना सिर झुकाया और उंगलियों पर गिनते हुए कहा, मुझे एक नई ड्रेस खरीदनी है। पिछली बार खरीदारी करते समय मैंने एक ड्रेस देखी थी, लेकिन बहुत महंगी होने के कारण नहीं खरीदी। इसके अलावा नुनुआन ने आज किसी को एक बड़े से मुलायम खिलौने के साथ देखा और मैं समझ गई कि वह उसे बहुत चाहती थी। ची युन ने 2 मिनट तक उसकी बकवास सुनी, फिर खड़ा हो गया, अपनी जैकेट से अपना बटुआ निकाला और झाओ किंग को एक बैंक कार्ड दे दिया। इस कार्ड पर 6 लाख से अधिक थे। इसे ले लो और अपनी इच्छानुसार खर्च करो। अगर यह पर्याप्त न हो तो मुझसे और मांग लेना। पासवर्ड नुनुआन की जन्मतिथि के अंतिम 6 अंक हैं। झाओ किंग अपने हाथ में मौजूद बैंक कार्ड को हैरानी से देखती रही। उसकी आंखों में विस्मय और अचरज साफ झलक रहा था। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। काफी देर बाद उसने आखिरकार क्यूई युन की ओर देखा और पूछा, अगर मैं तुम्हारा पैसा खर्च करना शुरू कर दूं तो क्या तुम मुझे महत्व देना बंद कर दोगे? ची युन थोड़ी देर रुका, फिर उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके गाल को सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाता हूँ ताकि तुम उन्हें खर्च कर सको। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, इसलिए ज्यादा मत सोचो। यह सुनकर झाओ किंग की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर एक आश्वस्त मुस्कान थी। उन्होंने हल्के से क्यूई युन के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे राहत मिली। कभी कभी मुझे असुरक्षा महसूस होती है, डर लगता है कि कहीं यह सब सिर्फ एक सपना तो नहीं है। ची युन ने उसे कसकर गले लगाया, उसकी ठुड्डी उसके बालों को छू रही थी। ज्यादा मत सोचो, हमारे अच्छे दिन अभी शुरू हुए हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा और नुनुआन का जीवन बेहतर हो। झाओ किंग ने सिर हिलाया, ठीक है, काम खत्म करो और जाओ नहा लो। अगले दिन खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में प्रवेश कर गई। लिन याओ ने सुबह सुबह फोन किया, जिससे क्यूई युन की नींद खुल गई। तो लो क्यूई युन, आज हाओ युआन के शेयरों में गिरावट का रुझान दिख रहा है। मैंने आपके लिए पहले ही सारे शेयर बेच दिए हैं। क्यूई युन ने अपनी नींद से भरी आंखों को मला और लिन याओ की बातें सुनकर थोड़ा और जाग गया। समझ गया, धन्यवाद लिन याओ। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में यदि आपको कोई आवश्यकता हो तो सीधे मुझसे संपर्क करें। ठीक है, अलविदा। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने अपना फोन चेक किया और अपने स्टॉक अकाउंट में 2.98 मिलियन पाए। 1.63 मिलियन की मूल राशि घटाने के बाद उन्होंने इस अवधि के दौरान 1.35 मिलियन की कमाई की थी। कल झाओ किंग को 620,000 देने के बाद भी दूसरे खाते में 1.53 मिलियन बचे थे। इस 2.98 मिलियन को जोड़ने पर उनकी कुल बचत 4.51 मिलियन हो गई। क्यूई युन बिस्तर से उठी, बालकनी में गई, सिगरेट जलाई और एक लंबा कश लिया। शानदार। आज की खुफिया जानकारी। एक लाल स्पेन के ऐतिहासिक विशेषज्ञ इग्नासियो इस समय अपने परिवार के साथ बर्ड सिटी में दर्शनीय स्थलों की सैर कर रहे हैं और नानजिंग रोड पर स्थित क्वांजी होटल के कमरा नंबर 401 में ठहरे हुए हैं। स्पेनिश इतिहास विशेषज्ञ? ची युन रुक गया। उसे तुरंत पिछली बार उस जेब घड़ी में मिली निर्देशांक जानकारी याद आ गई, लेकिन दुर्भाग्य से वे निर्देशांक एनक्रिप्टेड प्रतीत हो रहे थे। तो क्या इग्नासियो इसे हल कर सकता है? आज की खुफिया जानकारी। 2 लाल बूढ़े जू को कर्ज वसूलने वालों ने घेर लिया है और वह लोहे की खदान के खनन अधिकार बेचने के लिए बेताब हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक कीमत 45 लाख है, लेकिन उनके कुछ भरोसेमंद दोस्त जो उनकी स्थिति जानते हैं केवल 35 लाख देने को तैयार हैं। मुझे पहले ओल्ड जू द्वारा खदान बेचने की जानकारी मिली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने समय बाद भी यह नहीं बिकी होगी। क्यूई युन मन ही मन सोचने लगा, अब जब उसके पास कुछ नकदी आ गई है तो क्या उसे उस खदान को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए?
उसने पहले ओल्ड जू से सुना था कि लोहे की खान में अयस्क का काफी प्रचुर भंडार है, जिसमें अगले 6 या 7 वर्षों तक खनन की संभावना है। प्रति माह 150,000 के शुद्ध लाभ की गणना करने पर यह एक वर्ष में 1.8 मिलियन होता है। यदि वह 3.6 मिलियन की पेशकश करता है तो आदर्श रूप से वह केवल 2 वर्षों में अपने निवेश की वसूली कर सकता है। अध्याय 133 से 121 निर्देशांकों को समझना 3:1 में। अध्याय 121 निर्देशांकों को समझना 3:1 में। ची युन का दिल अनायास ही धड़क उठा। पिछली बार भी उसके मन में यह विचार आया था, लेकिन तब उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आज की खुफिया जानकारी 3 लाल छोटे पीले बालों वाले लड़के को दुकान की रखवाली करना बहुत उबाऊ लगता है और वह अपनी खुद की नाई की दुकान खोलना चाहता है। लेकिन उसने गबन से कमाए सारे पैसे वेई शियाओकिन और शियाओफां के लिए उपहार खरीदने में खर्च कर दिए, जिससे उसके पास शुरुआती पूंजी की कमी हो गई। कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ व्यवहार करने में लिटिल येलो हेयर ओल्ड वांग से कहीं ज्यादा बुरा है। यह तो सीधे सीधे एक बेवकूफी भरे रास्ते पर जा रहा है। 2 घंटे बाद क्यूई युन भाई पेंग के वस्त्र कारखाने के कार्यालय में पहुंची और उनसे ओल्ड जू की लौह खदान खरीदने के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार थी। भाई पेंग अपनी मेज पर बैठकर आदेशों का निपटारा कर रहे थे। क्यूई युन को अंदर आते देख उन्होंने कलम नीचे रख दी, मुस्कुराए और बोले, आज ही यहाँ आने का तुम्हारा क्या मन हुआ? ची युन मुस्कुराई, सोफे की ओर चली और बैठ गई। आपसे मिलने और कुछ बात करने आई थी। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई पेंग उठे और उन्हें एक गिलास पानी दिया, फिर उनके सामने बैठ गए और रुचि से उनकी ओर देखते हुए बोले, अरे ऐसी क्या बात है जो फोन पर नहीं बताई जा सकती, जिसके लिए विशेष यात्रा करनी पड़ेगी? बताइए, मैं सुन रहा हूँ। ची युन ने पानी का प्याला लिया, गले को नम करने के लिए एक घूंट पिया और फिर कहा, मैंने सुना है कि बूढ़े जू आजकल उस खान को बेचने के लिए उत्सुक हैं। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी सलाह लेने आया हूँ। भाई पेंग चौंक गए। उस खदान की कीमत 4 से 5 मिलियन होगी। क्या आप अभी इतनी रकम जुटा सकते हैं? क्यूई युन मुस्कुराई और बोली, हाल ही में मैंने कुछ कारोबार किए और थोड़ा मुनाफा कमाया, इसलिए कुछ पैसे इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस भाई पेंग ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। तुम वाकई अच्छा कर रहे हो, है ना? बोलने के बाद वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया, एक पल सोचा और फिर बोला, बूढ़े जू की खदान से अच्छा मुनाफा होता है, लेकिन इसे इतने लंबे समय से बेचा नहीं गया है। क्या इसमें कुछ छिपा हुआ हो सकता है? क्यूई युन ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। खदानें वैसे भी आसानी से नहीं बिकती और मैंने सुना है कि कुछ लोग मिलकर उसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे 3.5 मिलियन की पेशकश कर रहे हैं। यह सुनकर भाई पेंग ने सिर हिलाया। लगता है तुमने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया है ना? मैंने अभी कुछ अफवाहें सुनी हैं। क्यूई युन मुस्कुराई। क्या इस क्षेत्र में आपका कोई दोस्त नहीं है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप उससे इस सौदे की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने में मेरी मदद करने के लिए कहें। बूढ़े जू पर सूदखोरों का इतना दबाव है कि वह कगार पर पहुंच गया है। मुझे लगता है कि लगभग 3.7 मिलियन की रकम काफी होगी। भाई पेंग ने सोचा और विचारपूर्वक सिर हिलाया। 3.7 मिलियन कीमत ज्यादा नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं पहले अपने दोस्त को ओल्ड जू से संपर्क करने के लिए कहूं, ताकि वह खदान की स्थिति का पता लगा सके और जब वह प्रतिक्रिया दे तो आप निर्णय ले सकते हैं। मेरा मतलब भी यही है। क्यूई युन ने सहमति जताई। ठीक है, मैं उसे अभी फोन करके यह बात बता देता हूँ। सभी बातों को अंतिम रूप देने के बाद क्यूई युन ज्यादा देर नहीं रुकी और सीधे नानजिंग रोड पर स्थित क्वांजी होटल के लिए रवाना हो गई। प्रवेश द्वार पर गाड़ी पार्क करने के बाद उसने हाथ में सूखे मेवों से भरा एक छोटा सा उपहार बॉक्स लिया और होटल की लॉबी में कदम रखा। कमरा नंबर 401 के सामने क्यूई युन ने गहरी सांस ली, मुस्कुराने की कोशिश की और डोरबेल दबा दी। कुछ ही देर में दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से दाढ़ी से भरा चेहरा, नीली आंखें और गोरी त्वचा दिखाई दी। एक विशिष्ट यूरोपीय चेहरा। उसने असमंजस भरी नजरों से क्यूई युन को देखा। क्यूई युन मुस्कुराई और टूटी फूटी अंग्रेजी में बोली, हेलो सर, मैं। दाढ़ी वाले आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप चीनी बोल सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। क्यूई युन आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चीनी भाषा इतनी अच्छी होगी जिससे उसे काफी परेशानी से बचा लिया जाएगा।
हाँ, नमस्कार महोदय, मैं होटल के गेस्ट रूम विभाग का प्रबंधक हूँ। मैंने सुना है कि आप सुदूर स्पेन से आए अतिथि हैं। होटल ने आपके स्वागत के लिए यह छोटा सा उपहार तैयार किया है, जिसमें कुछ स्थानीय विशेष सूखे मेवे शामिल हैं। यह सुनकर इग्नासियो का चेहरा खुशी से चमक उठा। को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके होटल की सेवा वाकई बहुत अच्छी है। इतना कहकर उसने छोटा सा उपहार बॉक्स उठाया और उसे ध्यान से देखा। हाँ, खुशी है कि आप संतुष्ट हैं। यह कहते हुए क्यूई युन थोड़ी देर रुका। उसके चेहरे पर कुछ असहजता झलक रही थी और फिर बोला, इसके अलावा श्रीमान इग्नासियो, मुझे व्यक्तिगत रूप से आपसे एक बात पर सलाह लेनी है। क्या आपके पास समय है? यह सुनकर इग्नासियो ने कंधे उचकाए, दरवाजा पूरी तरह खोला, पीछे मुड़ा और अपने पीछे इशारा करते हुए कहा, माफ कीजिए, हम सड़क पर टहलने की योजना बना रहे हैं। अगर जरूरी नहीं है तो क्या यह मेरे लौटने तक इंतजार कर सकता है? क्यूई युन ने उसके निर्देश का अनुसरण किया और देखा कि लगभग 10 वर्ष के 2 लड़के अपने बैग तैयार कर रहे थे। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री इग्नासियो, आपके पारिवारिक भ्रमण में बाधा डालने के लिए क्षमा करें। मैं क्यूई युन हूँ। आप वापस आने के बाद कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इतना कहकर क्यूई युन ने अपनी जेब से पहले से तैयार किया हुआ बिजनेस कार्ड निकाला और इग्नासियो को दे दिया। इग्नासियो ने कार्ड लिया, उस पर एक नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है श्रीमान क्यूई, मैं लौटने पर आपसे संपर्क करूंगा। क्यूई युन ने दोबारा धन्यवाद कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गई। हालांकि वह अपना लक्ष्य हासिल करने में असमर्थ रहा, लेकिन कम से कम उसे एक मुलाकात का मौका तो मिल ही गया। होटल से बाहर निकलने के बाद यह देखकर कि अभी भी सुबह का समय है, उसने व्यापारिक दिखावे के मामलों पर ओल्ड फेंग से मिलने की योजना बनाई। लेकिन तभी उसे झांग डैनफेंग का फोन आया, जिसमें उसने एक बैठक का अनुरोध किया। क्यूई युन ने तुरंत कारण का अनुमान लगा लिया और इसलिए वह शिंघे खाड़ी के प्रवेश द्वार पर स्थित मिल्क टी की दुकान पर मिलने के लिए सहमत हो गई। फोन रखने के बाद वह शिंघे खाड़ी के प्रवेश द्वार पर स्थित मिल्क टी की दुकान पर गया और खिड़की के पास वाली सीट चुन ली। कुछ ही देर में झांग डैनफेंग जल्दी से मिल्क टी की दुकान में दाखिल हुआ। खिड़की के पास खड़ी क्यूई युन को देखते ही वह तेजी से उसके पास चला गया। अध्याय 134 से 121 निर्देशांकों को समझना 3:1 में। अध्याय 121 निर्देशांकों को समझना 3:1 में। ची युन ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा। पिछली मुलाकात के दौरान उसके चेहरे पर जो घमंड था वह गायब हो चुका था। उसकी जगह थकावट से भरा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के नीचे के उन बड़े बड़े काले घेरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रही होगी। जैसे ही झांग डैनफेंग बैठ गया, क्यूई युन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? झांग डैनफेंग ने हल्के से अपने होंठ काटे। उसके हाथ अनजाने में आपस में उलझ गए, जिससे वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उसने ची युन की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी विनती झलक रही थी। श्री ची, मुझे पता है कि पिछली बार मुझसे गलती हुई थी और मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। ची युन ने हाथ हिलाते हुए कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब अतीत की बात है, मैंने इसे भुला दिया है। झांग डैनफेंग ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। आज उसका मकसद क्यूई युन से बात करके यह पता लगाना था कि क्या वह दुकान खरीदेगा। अपने पति से तलाक के बाद उसके पास केवल 1 लाख युआन और वह दुकान बची थी। हाल ही में महजोंग में उसकी किस्मत खराब होने से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। वह दुकान बेचकर अपने गृहनगर लौटने के लिए बेताब थी। हालांकि चूंकि दुकान का क्यूई युन के साथ 5 साल का पट्टा अनुबंध था और अनुबंध तोड़ने पर जुर्माना बहुत अधिक था, इसलिए कई इच्छुक खरीदार जैसे ही इस बारे में सुना, डरकर पीछे हट गए। इसलिए अब उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि क्यूई युन दुकान खरीद लेगी। उसने अपने मन में तैयार किए गए शब्दों को याद किया, हिम्मत जुटाई और पूछा, श्रीमान क्यूई, मैं आज आपसे यह जानने आई हूँ कि क्या आप उस दुकान को खरीदने में रुचि रखते हैं जिसे आप किराए पर ले रहे हैं? इसे खरीदोगे? क्यूई युन ने आश्चर्य जताते हुए कहा, तुम इसे बेचने की योजना बना रहे हो? झांग डैनफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इसे आपको बेचना चाहता हूँ। क्यूई युन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम मुझे जरूरत से ज्यादा समझ रहे हो। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं इसे किराए पर लेता ही नहीं। यह सुनकर झांग डैनफेंग अचानक चिंतित हो गया और जल्दी से बोला, श्रीमान क्यूई, मुझे पता है कि यह अचानक लग सकता है, लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए मैंने दुकान आपको बेचने के बारे में सोचा। मैं आपको बहुत ही उचित कीमत दे सकता हूँ, जो बाजार मूल्य से काफी कम है। सोचिए, आप मेरी दुकान का किराया दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। लंबे समय में यह आपके लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होगा। बोलने के बाद उसने क्यूई युन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आशा भरी हुई थी। ची युन मुस्कुराई और आह भरी, अरे, समस्या यह है कि मेरे पास अभी इतनी रकम नहीं है। मेरी सारी धनराशि 2 फलों के सुपरमार्केट में निवेश की हुई है।
यह सुनकर झांग डैनफेंग के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानना चाहती थी। उसने अपने होंठ दबाए और आगे कहा, श्रीमान क्यूई, मैं समझती हूँ कि आप भी मुश्किलों में हैं। आप अभी कुछ रकम चुका सकते हैं और बाकी के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं। सच कहूँ तो उस दुकान का आपके साथ 5 साल का अनुबंध है और उस पर इतने भारी जुर्माने हैं कि मैं उसे अभी बेच नहीं सकता। मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी दुकान खरीदकर मुझ पर एहसान समझिए। मैं आपको उचित कीमत देने का वादा करता हूँ। ची युन ने फिर आह भरी, इससे मैं वाकई मुश्किल में पड़ गया हूँ। आप मुझे बताइए कि आप इसे कितने में बेचने की योजना बना रहे हैं। झांग डैनफेंग ने उसके लहजे में बदलाव महसूस किया और उसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद जाग उठी। उसने झट से जवाब दिया, 3 मिलियन। बस 3 मिलियन ही काफी हैं। बगल वाली दुकान कुछ ही दिन पहले 32 लाख में बिकी। वह मेरे जितनी ही बड़ी है और मेरी दुकान की लोकेशन तो और भी बेहतर है। 3 मिलियन। क्यूई युन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह मन ही मन तेजी से हिसाब लगाने लगा। कीमत वाकई काफी कम है, पूरे 200,000 कम, जिससे पता चलता है कि झांग डैनफेंग वास्तव में बेचने के लिए उत्सुक हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए इस इलाके में संपत्ति की कीमतों में अगले कुछ वर्षों में गिरावट आने की संभावना नहीं है। इस कीमत पर खरीदना थोड़ा मुनाफा दे सकता है, साथ ही सालाना 120,000 रुपए किराए में बचाना काफी किफायती है। अब एकमात्र समस्या यह है कि हालांकि उनके पास 4 मिलियन से अधिक की राशि है, लेकिन वह पैसा लाओजू की लौह अयस्क खदान को खरीदने के लिए अलग रखा गया है। वाणिज्यिक संपत्ति खरीदना स्थिर है और इसमें अच्छी तरलता है, लेकिन यह लौह खदान जितना लाभदायक नहीं है। उसके चेहरे के भाव देखकर झांग डैनफेंग ने जल्दी से आगे कहा, मैं इस अवधि का किराया आपके लिए नहीं गिनूंगा। पिछली बार आपके द्वारा भुगतान किए गए 140,000 किराए को घटाकर आपको मुझे केवल 2.86 मिलियन देने होंगे। कुछ देर की चुप्पी के बाद क्यूई युन ने अपना सिर उठाया और कहा, ठीक है, मुझे कुछ दिनों तक इस बारे में सोचने दो। यह कई मिलियन का मामला है, मुझे देखना होगा कि क्या मैं धनराशि जुटा सकता हूँ। झांग डैनफेंग ने उसे यह कहते हुए सुना कि उसे कुछ दिनों की जरूरत है। वह चिंतित महसूस कर रही थी, लेकिन जानती थी कि जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है श्रीमान क्यूई, मैं समझ गई। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जल्द ही जवाब देंगे। दूध वाली चाय की दुकान से निकलने के बाद क्यूई युन थोड़ी देर के लिए वेई योंग के फलों के सुपरमार्केट में जाकर बैठ गई और उसे बताया कि झांग डैनफेंग अपनी दुकान उसे बेचना चाहती है। वेई योंग ने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और अपने बैंक ऐप को चेक किया। फल की दुकान की हाल की कमाई और मेरी पिछली कुछ बचत को मिलाकर मैं आपको 600,000 दे सकता हूँ। ची युन मुस्कुराया, सिर हिलाया और उसे एक सिगरेट देते हुए बोला, मैं पैसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, बस यूं ही कैजुअली इसका जिक्र कर रहा था। वेई योंग ने सिगरेट ली, उसे जलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी सोच और नजरिया मुझसे कहीं आगे है। भाई, तुम जो भी करो मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। ची युन को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और उसने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ठीक है, तो तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। अरे रुको, वेई योंग ने पीछे से उसे आवाज दी। अध्याय 135 से 121 निर्देशांकों को समझना 3 में भाग 4। अध्याय 135 अध्याय 121 निर्देशांकों को समझना 3 में भाग 4। क्यूई युन ने हैरानी से अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या और कुछ है? वेई योंग मुस्कुराते हुए फिर से आगे झुकी और बोली, परसों सिसी का जन्मदिन है। अगर आप व्यस्त न हो तो क्यों न अपनी बेटी को हमारे घर खाने पर ले आएं? क्यूई युन चौंक गया, उसकी भाभी का जन्मदिन? जवाब देने से पहले वह एक पल के लिए रुका और बोला, मैं कोशिश करूंगा। मुझे पक्का नहीं पता कि मैं फ्री हो पाऊंगा या नहीं। अगर मैं नहीं आ पाया तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, वेई योंग ने क्यूई युन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो। अगर समय मिले तो आ जाना, अगर समय न हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। जब क्यूई युन फल की दुकान से निकली और क्वांजी होटल वापस जाने लगी तब तक दोपहर हो चुकी थी। इससे पहले इग्नासियो ने होटल के कैफे में एक बैठक तय करने के लिए फोन किया था। ची युन लॉबी से गुजरा और उसने तुरंत इग्नासियो को एक कोने में बैठे देखा। उसने अपने कपड़े ठीक किए और उसके पास चला गया। श्री इग्नासियो, मुझसे मिलने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद, क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। इग्नासियो खड़ा हुआ और क्यूई युन से हाथ मिलाते हुए विनम्रतापूर्वक बोला, इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है श्रीमान क्यूई, कृपया बैठिए। क्यूई युन ने सिर हिलाया और बैठते हुए कहा, श्रीमान इग्नासियो, आपकी चीनी भाषा बहुत अच्छी है। क्या आप लंबे समय से चीन में रह रहे हैं? तारीफ के लिए धन्यवाद, इग्नासियो मुस्कुराया और समझाया, मैं 2.5 साल से चीन में हूँ और वर्तमान में शिजी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ।
ची युन की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी। अच्छा, यह तो एक प्रतिष्ठित संस्थान है। क्या आप इतिहास से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं? इग्नासियो ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं यूरोपीय इतिहास और पुरातत्व से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाता हूँ। चीनी छात्रों को ये विषय बेहद दिलचस्प लगते हैं और उनसे बातचीत करने से मुझे कई नई जानकारियां मिली हैं। कुछ बातचीत के बाद क्यूई युन को दाढ़ी वाला यह आदमी काफी पसंद आया। वह अभिमानी नहीं था और बहुत ही सहज स्वभाव का था। कुछ देर सोचने के बाद उसने माफी मांगी। मुझे माफ कीजिए श्रीमान इग्नासियो, मैंने आपको धोखा दिया। मैं वास्तव में होटल का गेस्ट रूम मैनेजर नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए गेस्ट रूम मैनेजर होने का नाटक किया क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। क्यूई युन ने पहले सोचा था कि यह सुनकर दूसरा व्यक्ति बहुत गुस्सा होगा, लेकिन वह गलत था। इग्नासियो ने बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, दरअसल मुझे पहले से ही पता था क्योंकि मैं इस होटल का नियमित ग्राहक हूँ और गेस्ट रूम मैनेजर को जानता हूँ। ची युन थोड़ा अचंभित हुई और उसने पूछा, तो फिर तुमने मुझे बेनकाब क्यों नहीं किया? इग्नासियो ने कॉफी की एक घूंट ली और जवाब दिया, क्योंकि मुझे यह आभास हो गया था कि आपकी कोई बुरी मंशा नहीं थी और मुझे आपका लाया हुआ उपहार वास्तव में बहुत पसंद आया। हाँ, क्या सच में? क्यूई युन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। इग्नासियो ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई चिंता नहीं। अगर आपके कोई सवाल हैं जिनमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मैं सहायता करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा। यह सुनकर क्यूई युन ने सिर हिलाया और अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर उसे सौंप दिया। ये कुछ संख्याएं हैं जो मुझे संयोगवश मिली। मैंने सुना है कि इनका संबंध 19वीं सदी के स्पेनिश नागरिक जोस एचगारे से है। ये संख्याएं एन्क्रिप्टेड प्रतीत होती हैं, इसलिए मैं आपसे इन्हें देखने में मदद चाहता हूँ। ये वो निर्देशांक थे जो उसने उस सुबह निकलने से पहले लिख लिए थे। सावधानी बरतते हुए उसने कागज पर केवल आधे ही लिखे थे। उसने सोचा कि अगर दूसरा व्यक्ति इसे हल कर सकता है तो सही समय आने पर वह दूसरे हिस्से के लिए मदद मांगेगा। इग्नासियो ने कागज उठाया और उसकी नजर संख्याओं के समूह पर टिक गई। वह थोड़ा भौहें चढ़ाकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी उंगलियां अनजाने में मेज पर हल्के से थपथपा रही थीं। काफी देर बाद उसने ऊपर देखा और क्यूई युन से कहा, संख्याओं का यह समूह वास्तव में एन्क्रिप्टेड है। यह निर्देशांकों का एक समूह होना चाहिए, लेकिन आपके पास जो संख्याएं हैं वे अधूरी हैं, एक हिस्सा गायब है। क्यूई युन ने सिर हिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सही, मैंने भी यही अनुमान लगाया था। मैं अभी भी निर्देशांकों के दूसरे हिस्से की तलाश कर रहा हूँ। हालांकि उसे लगा कि दूसरा व्यक्ति ईमानदार है और शायद उसके कोई छिपे हुए इरादे नहीं हैं, फिर भी क्यूई युन ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। आखिरकार वे केवल एक बार मिले थे और वह अभी तक दूसरे व्यक्ति पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकता था। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प है और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। अब से हर निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद है तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।